सभी को सुप्रभात। 11 बजे से कार्यक्रम ये प्रस्तावित था। ज़्यादा लेट नहीं है, मात्र 15 मिनट लेट हम लोग शुरू कर रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण भी है, जो कल अनिरुद्ध वर्मा जी का इवेंट था वो रात में 11 से 1 बजे तक का था, लगभग 2 बजे तक चला। और घर जाते ही कोई सो नहीं गया होगा, सोते सोते 3 साढ़े 3 हो गया होगा। तो जो 3 साढ़े 3 बजे सोया होगा वो 11 बजे उठ कर के आ जाए। तो जितने लोग आए हैं पहले तो वो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं जाते हैं, बंक कर देते सर, मास बंक हो जाता है। और आज अक्षर का तीसरा दिन है। ये मानिए एक कथानक जो हमने शुरू किया था पहले दिन से, जिसकी प्रस्तावना पहले दिन लिखी थी, आज उसका उपसंहार लिखा जाएगा। और विद्वज्जन कहते हैं कि किसी भी कथानक की प्रस्तावना भले हल्की हो जाए, लेकिन उपसंहार हल्का नहीं होना चाहिए। तो आज की जो शुरुआत के जो चर्चा सत्र हैं, मैं अगर कहूँ कि वो इंटेलेक्चुअल तरीके से अगर आप देखें, बौद्धिक स्तर पर देखें, तो वो सर्वाधिक ज्ञान देने वाले सत्र हैं। और एक जो सामान्य भय आता है सत्र संचालकों के मन में, वो आता है कि सामने भीड़ कम है। तो भीड़ की स्थिति जहां हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे कुनबे के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भीड़ बुद्धुओं के साथ चलती है, भीड़ प्रबुद्धों के साथ नहीं चलती। और अगर शंकर जी कथा सुनाएं और उसको पार्वती सुन रही हो, तो फिर तीसरे की जरूरत वहां समझ में आती नहीं है। तो जिन्हें सुनना है वो यहाँ हैं। और बाकी तकनीक का जमाना है, तकनीक का जमाना है तो कोई बात नहीं है, लोग बाद में भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तकनीक के माध्यम से जुड़ेंगे। ये भी रिकॉर्डिंग होगी, बाद में ऑन एयर जाएगी। आज का जो विषय है मानव रूपी भगवान से शिक्षा। तो मुझे लगता है जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो मुझे कबीर याद आते हैं कि मस्य कागज छुयो नहीं। और जो कबीर कहते हैं कि सात समद की मस्य करो, लेखन सब बन राय। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, कृष्ण के बारे में आप सब कुछ नहीं लिख सकते, सब कुछ नहीं कह सकते। उन पर कहने के लिए, उनको बताने के लिए, और जो एक कंप्लीट मैन की संकल्पना होती है, आप राम और कृष्ण दोनों चरित्रों को देखें तो दोनों चरित्रों में बड़ी भिन्नता है। राम ने आदर्शों के मानक रखने के लिए अपने आप में बहुत कुछ त्यागा, लेकिन कृष्ण ने आदर्शों की तरफ न जाकर के एक जो प्रैक्टिकल होने का उदाहरण दिया। आज के समय के जो लोग राजनीति में भी उतरना चाहते हैं, उनको सीखना चाहिए कि असल डिप्लोमेट क्या होता है। उनको ये कृष्ण से सीखना चाहिए। जहां जरूरत पड़े वहां भाग लो, और जहां जरूरत पड़े वहां भाग लो, दोनों चीजें उन्होंने करी। तो ये जो संकल्पना उनके जीवन से हमको मिलती है, एक वास्तविक जो प्रैक्टिकल जिंदगी होती है, वो जिंदगी कृष्ण ने जी है। और जो एक इंसान से भगवान बनने की यात्रा होती है, वो यात्रा हम कृष्ण के पूरे जीवन में देख सकते हैं। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आलोक बाजपेयी जी हैं, वो आईआईटी कानपुर के साइकेट्रिस्ट हैं। उसके अतिरिक्त अगर उनके बारे में बताने चला जाए तो वो लंबा सत्र हो जाएगा। मैं जानता हूँ वो 15-20 मिनट भी अगर मैं बताऊंगा तो सर पहले ही कह दे रहे हैं कुछ मत कहो। और वार्ताकार के तौर पर आदरणीय भावना मिश्रा जी हैं। भावना मिश्रा जी से हम लोग पूर्व परिचित हैं। कई भाषाओं पर पकड़ रखने के साथ साथ भावना मिश्रा जी अच्छी सत्र संचालिका हैं। उनके संचालन में हम लोगों ने पूर्व में कई सत्र किए हैं। तो मैं बहुत भूमिका नहीं बनाते हुए, चूंकि यहाँ जो लोग हैं उनको दोनों के परिचय की बहुत अधिक आवश्यकता भी नहीं है, मैं अपनी भूमिका को छोटा कर लेता हूँ और 4 पंक्तियाँ किसी की पढ़ता हूँ कि बजाता बांसुरी कैसे कन्हैया काल के ऊपर, लिखा है किसने किस भाषा में सबके भाल के ऊपर, नहीं है वो कहीं पर भी मगर इतना तो बतला दो, उगाता बरगदों को कौन है दीवाल के ऊपर। एक बार हम लोग तालियां बजा करके आप दोनों से निवेदन करें कि ये सत्र आप दोनों लोगों के साथ शुभारंभ हो इस सत्र का। मैं कुर्सियां बीच में डलवा दूं। ये लोग कम नहीं है, ये मेरे भाई
ये मैंने अभी वजह बताई कि 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो मैं थर्सडे को आता ही हूँ, तो बच्चों को पता है मेरी कहानी सुननी तो आ जाओ, मिल जाओ, सुन लो, सुनते ही रहते हैं मुझे। दूसरा, एक बार ज़िंदगी में ऐसा तजुर्बा हुआ कि मैं पर्थ में था और श्याम बनेगल जी को एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, तो मैं उनको रिसीव करके जहाँ होटल में ठहरना था पहुँचा दिया। तो अगले दिन जब इवेंट था तो मैं पहुँचा, तो हिंदुस्तानियों ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो मैंने कहा बनेगल साहब कहाँ हैं? उनका टैक्सी भेज दी लेने उनको। तो मैंने कहा भाई साहब आपको पता है किसको बुलाया है आपने? तो खैर टैक्सी वाला धक्के वक्के खा के ले आया। तो पूरे हॉल में 30 लोग थे। तो मैंने उन प्रोफेसर से कहा कि अगर आप हिंदुस्तानियों को इन्फॉर्म कर देते पर्थ में तो ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। लेकिन फिर बनेगल साहब ने 30 लोगों से भी बात की, तो एक भी होता तो, और अगर एक ना भी होता तो भी मैं भावना को साथ लेके आया था, इसलिए कोई नहीं होगा ना तो भी इसको रास्ते में सुना दूंगा मैं पूरी कहानी। एनीवे, आप कुछ हाँ। पूछेंगे कि मैं बता दूं सब? नहीं नहीं, हम तो पूछेंगे, पूछने के लिए आए हैं। तो जैसा कि तिवारी जी ने भी कोई बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं रखा, लेकिन एक रस्म अदायगी भी तो कोई चीज़ है। तो एक ऐसे ही छोटा सा शेर कह के जो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करेगा डॉक्टर साहब से, उससे शुरू करते हैं। वैसे मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब इनको जानते ही हैं, मतलब कानपुर शहर में तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इसलिए बस छोटा सा एक शायर का नाम मुझे याद नहीं है तो वो मत पूछिएगा। तो इस तरह से है कि तुझको मिलने से रहा शहर में वहशत का इलाज, तुझको मिलने से रहा शहर में वहशत का इलाज, तुझको शायद की शिफा बख्शे हवा सहरा की। तो ये वहशत का इलाज तो करते हैं, वो हम सब लोग जानते हैं, और शिफा भी करते हैं। तो कभी ज़रूरत पड़े तो स्वरूप नगर में है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। बाकी की कथा वहाँ पे। हाँ, बाकी की कथा वहाँ पे। तो अब जिस मकसद से हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं उस पे आते हैं कि कृष्ण वाच्य, जैसा कि सेशन का नाम है, कृष्ण के बारे में हम सब कुछ जानते हैं ऐसा हमको लगता है कि हमने वो महाभारत सीरियल देखा है, कृष्णा करके भी एक सीरियल आता था वो देखा है। तो हमें उनके सारे चमत्कार पता हैं कि कृष्ण जो हैं वो चमत्कृत करने वाले देवता हैं, ऐसे ऐसे कमाल दिखा देते हैं, पहाड़ को उंगली पे उठा लेते हैं और कितने राक्षसों को मार दिया। और इतने बड़े डिप्लोमेट तो हैं ही, वो सभी लोग जानते हैं कि महाभारत में उन्होंने क्या क्या बदमाशियाँ की, अंदर के रास्ते से क्या क्या एक दूसरे को भिड़ाया, कैसे कैसे भ्रम रचे। लेकिन जो हमारी आदत है कि किसी ने भी कुछ अलग हटके कर दिया तो फिर हम उसको इंसान नहीं रहने देते, जब तक उसको भगवान ना बना दें हम लोग पीछे नहीं हटते। हाँ, एक्चुअली हमें भगवान की ज़रूरत है, ये हमारा डर है जो लोगों को भगवान बनाता है, उसी के बारे में ये किताब है। तो कितनी सिंप्लिसिटी से उस चीज़ को रखा गया है, कुछ महीने पहले ही ये किताब आई है। तो एक तो ये नज़रिया बिल्कुल अलग है कि भगवान बनाने पे क्यों तुल जाते हो, थोड़ा खुद को भी ऊपर उठा के देखो। तो उसको बहुत दिलचस्प तरीके से ये किताब बताती है। बाकी अभी हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा अकेले किताब पे बोलने के बारे में, उस किताब के अंदर जो चीज़ें अलग अलग जगह से ला के कन्वर्ज की गई हैं हम उस पर बात करें। उसमें बहुत कुछ आएगा, गांधी आएंगे, बुद्ध आएंगे, राम आएंगे। तो इसी तरह से ये गुफ्तगू चलती रहेगी। पहले मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब अपनी तरफ से जो भी अभी बताना चाहते हों किताब के बारे में, या हम क्वेश्चन आंसर ही शुरू कर दें। किताब तो दिखा दो। किताब तो आप ही की है। मैं उठाऊंगा तो प्लीज ये मत सोचिएगा मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली है ऐसा। ये एक किताब नहीं कुछ इसमें कोई विशेष नहीं है। ये किताब मैंने 21-22 में लिख दी थी, और अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी किताबें चोट और उन सब की याद आती है। मुझे हार्ट अटैक भी हुआ था तो छपा भी दी गई है।
तो ये किताब का एक हिंदी वर्जन मैंने लिखा था और अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद मेरी गॉड डॉटर हैं जो यूएस में पीएचडी कर रही हैं अंग्रेज़ी में, उन्होंने किया था। और इसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, कमाल के इलस्ट्रेशन है। प्रणय वसक नाम के एक बच्चे ने करी, जो डिज़ाइनर है, कानपुर का ही बच्चा है। ये किताब एक्चुअली मुझसे पूछा लोगों ने कि कैसे आपने लिखी और क्या प्रेरणा थी, तो अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से जा रहा होगा, जोर से बोलता हूँ मैं। तो ये बड़ा कठिन शब्द है कि प्रेरणा कहाँ से आई और क्या हुआ। हालांकि जब मैंने लिखना शुरू किया तो एक दिन मैंने सोचा कि एक बड़ा वादा था अपने आप से। गांधी पे तो मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ, पूरे देश में कर ही रहा हूँ, और किताब विताब तो ठीक है। एक मेरा वादा था कि कृष्ण पे कभी कुछ लिखूंगा, कुछ समर्पित करने के लिए। तो मुझे एक्चुअली कोई प्लॉट, कोई बात कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा ऐसे तो होगा नहीं है। तो लैपटॉप खोला मैंने और पहला सेंटेंस लिखा, मेरा नाम वृष्णि कुमार कृष्ण वासुदेव है। पहला सेंटेंस। 7 दिन में किताब हो गई, ब्रॉड हो गई थी, छोटा मोटा जोड़ना था। फिर मैंने लिखने के बाद सोचना शुरू किया कि उसमें जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, जो लिखा, वो कई चीज़ें मैंने सोची भी नहीं थी एक्चुअली, ऑनेस्टली, कि ये एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स कहाँ से आ रहा है। वो आता गया, शायद ऐसे ही रचना होती होगी। मेरे जैसे लोग जो नॉन राइटर हैं ऐसे ही लिखते हैं। राइटर लोग बैठ के चिंतन और रिसर्च विसर्च करते हैं, पर वो उनका काम है, मैं तो डॉक्टर हूँ एसेंशियली। लेकिन फिर जब मैंने बाद में सोचा, एक दिन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ हम लोग एक ही स्टेज पे कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, और मेरा उनका कनेक्शन ये था कि बरसों पहले उनको पैसे मिल रहे थे कृष्ण पे फिल्म बनाने के लिए, 20 साल पहले। तो 20 साल पहले मैंने उनसे कहा था मैं काम छोड़ के आपका असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा इस फिल्म में। उस समय उन्होंने ग्राफिक बनाई थी। मैंने उनसे कहा स्क्रिप्ट दे दो मुझे, तो कहने की चुनौती दे रहे हो तुम मुझे। तो मैंने कहा मत दो, मैं खुद लिख देता हूँ। तो फिर जब मैंने किताब लिख के उनको दिखाई तो कहने लगे ये तो स्क्रिप्ट रेडी है। ये एक्चुअली स्क्रिप्ट रेडी किताब है, इसको फिल्म बननी है, 100 करोड़ रुपया दे दे कोई, फिल्म बना देंगे हम लोग। ये सब तो दुनियावी बातें थी। लेकिन व्हेन आई वेंट बैक एंड आई थॉट कि चक्कर क्या है, मैं ये गांधी बुद्ध कृष्ण के पीछे पड़ा क्यों हूँ। पड़ा मैं सिर्फ एक ही सवाल से था जो मुझे 15 साल की उम्र से परेशान कर रहा है। अब मैं 59 का हो रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि जब इतना ज्ञान बरस रहा है हर तरफ से, इतने एपिक्स पढ़े जा रहे हैं, इतनी लाइफ स्टोरीज हमारे पास हैं, इतनी बायोग्राफीज हमारे पास हैं, इतना उपनिषद हमारे पास है, इतनी सांख्य है, योगा है, फिर भी ओवरऑल गफलत देश में क्या फैली हुई है। और देशों को तो माफ भी कर दो, या हिंदुस्तान में किसी को गड़बड़ चल रही है, वो कहता है अमेरिका में भी चल रही है। मैं कहता हूँ अमेरिका तो 300 साल का है, तुम अमेरिका से कंपेयर क्यों कर रहे हो। और अमेरिकन तो इतना ज्ञान नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, वो पैसा कमा रहे हैं, और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अब तो संबोधन भी बदल गया है, लोग नमस्कार कम करते हैं, राधे राधे ज़्यादा करते हैं। लेकिन राधे मुंह से निकल रहा है, अंदर नफरत चल रही है, वायलेंस सोसाइटी में बढ़ रही है। These are the basic questions which has been troubling me as a psychiatrist, as a thinker or whatever. इसके चलते गांधी भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल्स गांधी के पढ़ाना शुरू किया। तो फिर जब किताब लिखी तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, जो अभी भावना ने कहा और आपने भी जिक्र किया, कि ये हम लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ हमें इनकन्वीनियंट होती है, या तो हम उसको गाली गलौज व्हाट्सएप और फेसबुक पे जैसे आजकल करते हैं बिल्कुल डेसिमेट कर देते हैं, और या हम जिससे डरते हैं उसको हम यहाँ कर देते हैं। और फिर अगर आपसे कहा जाए तो फिर आप कहते हैं वो तो भगवान है, वो लीला है। तो अभी मैंने किसी से कहा कि अयोध्या के बाहर खड़े हो जाओ और जितने लोग राम मंदिर के दर्शन करके लौट रहे हैं उनसे पूछो कितना % राम का पालन किया तुमने, हनुमान कितने हैं, एक आदमी नहीं मिलेगा आपको। और मैं सीरियसली यार भाई, ऐसा हुआ कि एक दिन रात मुझे सपना आया, एक मेरी कार्डियक सर्जरी हुई थी 10 जनवरी को।
22 को राम मंदिर का था, हर तरफ वही शोर था, पता नहीं उसका असर था क्या था। मुझे 20 जनवरी को एक सपना आया कि बहुत भीड़ चली जा रही है एक शहर की ओर, अयोध्या ही रहा होगा, मैं भी जा रहा हूँ जैसे सब जा रहे थे। तो मैं थक गया, मैंने कहा यार अब इतनी दूर कौन जाएगा पैदल वैदल, भगवान भी निकल के मिले, सब हम ही मिल लेंगे जाके, क्या है तुम भी निकलो। अब वो बात दूसरी है कि भगवान आएंगे तो टांग वांग तोड़ के मिलेंगे आके, तो मैं जाऊंगा तो क्या कर लूंगा उनका, वो आएंगे तो फिर पूरा पूरा। कबीर का दोहा है ना एक, कि मैं जिंदगी भर समुद्र की तलाश करता रहा बूंद बन के, और जब आया तो समुद्र मेरे ऊपर आ गया पूरा। तो सपने में देखा मैंने एक बहुत बलशाली सा आदमी बैठा हुआ पत्थर पे, तो मैं भी बैठ गया। तो उसने कहा जाओगे नहीं? तो हमने कहा कहाँ जाना है भीड़ में, हमने कहा आप नहीं जाओगे? कहने मैं तो गया था, मैं लौट आया वहां पे। हमने कहा क्यों? कहने वहां कोई पूछ नहीं रहा है। तो हमने कहा आप हैं कौन? वो बोले हनुमान है। तो हमने कहा जब आप ही भाग आए हो वहां से तो हम जाके क्या करेंगे। तो एनीवे, माय रिलेशनशिप विद व्हाटएवर सो कॉल्ड गॉड्स इज लाइक दिस, आई कीप पोकिंग देम, दे कीप पोकिंग मी, व्हाटएवर वेज। तो सवाल ये था कि इतना ज्ञान के बावजूद हम राम से नहीं सीख रहे, हम कृष्ण से नहीं सीख रहे, हम गांधी से नहीं सीख रहे, हम बुद्ध से नहीं सीख रहे, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमें इनकन्वीनियंस से हम जिसको लीला बना देते हैं। तो दिस बुक इज अबाउट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट जब कृष्ण को तीर लग चुका है और वो अपनी लाइफ नॉन लीनियर वे में फ्यूचर और पास्ट और सब देख रहे हैं। हिज रिलेशनशिप विद पीपल, हिज रिलेशनशिप विद शकुनी, विद शिव, विद सो ऑन सो फोर्थ। और वो ये बता रहे हैं कि भैया, एंड ही विजिट्स फ्यूचर ऑल्सो, देन ही सीज एंड कम्स एंड सेज कि अरे यार ये तो इतने नाम मेरे खड़े हो गए। कहने सीधे मुझे कृष्ण नाम से बुलाता ही नहीं कोई मुरारी, गिरधर, नटवर, कह रही क्या है भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मूर्तियां बना दी तुमने। देन ही गोज ऑन एक्सप्लेनिंग कि मैं जो जो कर रहा था दैट वाज अराइजिंग आउट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन माइंड, और उसके पीछे एक रैशनल और लॉजिक थी जिससे आप ह्यूमन पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं। तो मतलब आदमी उठ के वो गॉडली स्टेटस पे पहुंच सकता है। और दूसरा पार्ट ये था कि वो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि आप जिन गॉड्स की बात कर रहे हैं वो सब गॉड ह्यूमन बॉडी में थे, उनकी ह्यूमन लिमिटेशन थी। आप टॉर्टोइज वाले अवतार की बात थोड़ा ना कर रहे हो। आप कर लो जाके टॉर्टोइज से बात, मत्स्य अवतार से बात कर लो, मछली से क्या बात करोगे आप मछली के कारनामे तो कहीं नहीं पूजा कर रहे हो उसकी, है ना। आप बात करना शुरू करते हो, आप तो नर्सिंग की बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहां आधा जानवर था, आधा जानवर हमारे अंदर भी है, छुपा हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में। आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, तो हमारा नर्सिंग सिंह नहीं, वो नर चूहा टाइप का होगा कुछ, अंदर चूहा दबा है और नर अपना छाती ठोक के घूम रहा है, गालियां दे रहा है सबको। फिर हम बात करना शुरू, आप परशुराम जैसे भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि वो तो बल था, लो हत्या कर लो, इतने भी नहीं होता आपसे, तो पूरी हिंसा भी नहीं हो रही है, पूरी अहिंसा भी नहीं हो, बुद्ध भी नहीं बन रहे हो पूरा, राम बन नहीं सकते हो पूरा, क्योंकि राम जैसा त्याग करना बड़ा मुश्किल काम है। और कृष्ण तो असंभव है, क्योंकि इतने, अब सी ही विल टेल यू मोर देन मी, ऑल ह्यूमन लाइफ इज अबाउट कॉन्ट्रडिक्शंस। जो कॉन्ट्रडिक्शंस मनुष्य के दिमाग में है, हम सब उसमें जीते हैं, और चूंकि उसमें जी रहे हैं हम लोग, तो कृष्ण के तो कॉन्ट्रडिक्शंस ही चल रहे थे। कृष्ण के बाद सीधे गांधी आते हैं जो कॉन्ट्रडिक्शंस में जी रहे थे, कि अभी यहाँ तो फिर यहाँ, तो इधर तो उधर, आदमी घबरा जाता है उसमें, फिर वो अपना पक्ष पकड़ लेता है। तो पहला सवाल मेरा ये था, इसके चक्कर भी सब कहानी हो गई। अभी मैं कुछ किस्से आपको सुना दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द इंटेंशन। और दूसरा सवाल था, ये गीता जो है, जो पूरा भारत रट रहा है और रटे जा रहा है, भाष्य लिख रहे हैं लोग, मुझे लगता है भारत की समझ में आई नहीं गीता। कोई अहंकारवश नहीं कह रहा हूं, गीता जैसा चीज जब लोग पढ़ने निकलते हैं तो अक्सर लोग एक लेंस पकड़ लेते हैं उसका। जैसे तिलक ने कर्म पकड़ लिया, गांधी ने अनासक्ति पकड़ लिया। आजादी के समय गीता वॉज अ मोर सेडिशियस ग्रंथ देन एनी अदर। हिंद स्वराज के बाद गीता से अंग्रेजों को बड़ा डर था,
सब उसको एग्जॉर्ट कर रहे थे कि गीता। मैं सोचता हूँ गीता तो, इस किताब में मैंने गीता का जो लिखा है वो पेज है क्या तुम्हारे पास गीता वाला? नहीं हो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं बता देता हूँ। तो मैंने एक पोइट्री लिखी थी, गांधी कृष्ण से मिलते हैं तो उनका क्या डायलॉग है। तो गीता, ये कृष्ण कह रहे हैं, ये सब चूंकि ह्यूमन लाइफ बता रहे हैं ना, तो कह रहे हैं वो स्थिति आ गई, अर्जुन को लड़ाई लड़नी थी, सारा प्रयोजन मैंने किया था। और उसके पहले की कहानी बता रहे हैं मजेदार, कि मुझे मालूम था मेरी द्रौपदी से तो बहुत प्रेम था, एक्चुअल प्रेम द्रौपदी से चल रहा था सारा, लेकिन हिंदुस्तानियों को बता दो तो उनकी आत्मा विचलित हो जाती है, क्योंकि प्रेम उनको, हिंदुस्तान में प्रेम का मतलब या तो रोमांटिक प्रेम है या माँ बाप का प्रेम है, कोई अनलेबल्ड अनकंडीशनल प्रेम नाम का कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में नहीं है कि कोई दो व्यक्ति कैसे प्रेम कर सकते हैं। या तो राधा का प्रेम हो जिसमें त्याग चल रहा हो, या रुक्मणी का प्रेम हो जो पत्नी हो। द्रौपदी का अनलेबल्ड प्रेम जो कृष्ण से था, अगर आप गौर करिए कृष्ण की लाइफ, तो पूरी जिंदगी वो द्रौपदी के लिए दौड़ रहे थे। राधा से तो निकल आए थे बचपन में, और रुक्मणी द्वारका पहुंच गई थी, 8 रानियां और थी उनकी, इसमें सत्यभामा उनको हिलाए रहती थी कि युद्ध करो, वो करो, नरकासुर से लड़ो चल के। वो जरा स्ट्रांग टाइप की औरत थी। बचा कौन? द्वारिका से हस्तिनापुर। महाभारत के समय कृष्ण की उम्र क्या थी, कुछ अंदाज है? 80 साल। 50 साल वो आदमी द्वारका हस्तिनापुर कर रहा था, ऐसे ही हवा में। दुर्वासा आते हैं, द्रौपदी के पास खाना नहीं होता, कौन अरेंज कर रहा था? अरेंज किया गया होगा एक चावल के दाने से, तो लॉजिकली कहां से हो जाएगा? कृष्ण प्रेम के वश के बिना नहीं दौड़ सकता आदमी। और है एक खून निकला था, उन्होंने पट्टी बांधी थी, तो मैं तो कहता हूं तो साड़ियों से लपेट दिया था जब कपड़े उतर रहे थे उनके। तो भाई खेल तो ये चल रहा था ना पूरा, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ये कृष्ण जो है, ये कहते हैं, मैंने लिखा एक जगह, 2 घटनाएं आपको बताता हूं मजेदार। एक बार एक शीशा आया, उस शीशे में कहते थे कि जब आप देखिए तो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी, वो दिखाई देगा जिससे सबसे ज्यादा प्रेम है। तो जब शीशा लग गया तो उन्होंने कहा, ओ भाई पांडव युधिष्ठिर शक्ल देखो, कोई आया नहीं। द्रौपदी तो बिल्कुल ही नहीं आई। उसने कहा पता होगा कि अभी शक्ल में या कृष्ण खड़े हो जाएंगे आके, अभी शादी में झंझट पैदा हो जाएगा। तो सब फंस गए। उन्होंने कृष्ण से कहा आप आइए, तो कृष्ण जी आ गए। तो सामने कौन आया? शकुनी। तो सबने कहा ये तो गलत शीशा है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कृष्ण कह रहे थे, मतलब दैट इज व्हाट आई थिंक इट हैज कम फ्रॉम वेयरएवर, वो कह रहे थे ये कितने मूर्ख हैं ये। ठीक जब झंझट चल रहा है, मेरे दिमाग में शकुनी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और क्योंकि सारी महाभारत का प्रयोजन कृष्ण थे और शकुनी था। दोनों की जेल से कहानी थी, वो जेल में पैदा हुए थे। शकुनी के पूरे परिवार को कौरवों ने जेल में डाल दिया था, और अन्न उनका धीरे धीरे प्रोपोर्शनली कम कर रहे थे। आखिरी में इतना अन्न बचा था कि एक आदमी जिंदा रह सकता है। तो लोगों ने कहा यही इंटेलिजेंट है, इसको दे दो। उसको बचा लिया, और फिर हड्डियों से उसने पासे बनाए थे। और मरघट मरघट जाके शकुनी ने वो टेलीपैथी की कला डेवलप करी थी, जिससे वो आपके दिमाग के अंदर परवेट कर दे। और ये सिर्फ कृष्ण को पता था। तो पूरे युद्ध का प्रयोजन ये था। उसके बाद कृष्ण द्रौपदी से कह चुके थे कि जिन्होंने ये किया है वो भुगतेंगे। और जब वो कहते हैं कि मैं पीस प्रस्ताव लेके जा रहा हूं, द्रौपदी ने काफी गालियां सुनाई उनको। गुस्से वाली औरत थी ऑब्वियसली, गुस्से वाली ना होती तो महाभारत ही ना होती, दुर्योधन पे हंसती ना तो झंझट भी ना होता। लेकिन चलो, कृष्ण ने कहा तुम्हारे अहंकार के लिए मैं रक्तपात नहीं करवा सकता हूं। ये कहानी सबको पता है। मेरा ट्विस्ट जरा अलग है। वो गए थे पीस प्रस्ताव, लेकिन वो करवाने गए थे युद्ध। क्योंकि वहां जाके उन्होंने क्या कहा था? 5 गांव दे दो। आपको क्या लगता है, कृष्ण जैसा कूटनीतिक आदमी, और आपको दुर्योधन को लोग मूर्ख समझते हैं,
ये हिंदुस्तान की बड़ी आदत है, हम अपने हीरो कहेंगे विलन को बेवकूफ समझते हैं। दुर्योधन से पूछा तो उसी सभा में, सभा पर्व में दुर्योधन से पूछा गया कि तुम्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। दुर्योधन ने कहा धर्म का ज्ञान, ये लो धर्म, सुन लो पूरा। लोगों ने कहा आपको तो पता है, तो उसने कहा पता तो है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन मैं नेचर नहीं मेरा, कर नहीं सकता मैं, वो पता तो मुझे सब है। ये दुर्योधन जिसको सब पता है, वही दुर्योधन जो बाद में कृष्ण से मदद मांगने जाता है। कमाल का गेम है ये। कृष्ण कहते हैं 5 गांव, और दुर्योधन 5 गांव मना कर देता है। अगर दुर्योधन दे देता 5 गांव तो युद्ध ना होता, लेकिन कृष्ण की नजरों से गिर जाता वो। और क्यों गिर जाता है? अब देखिए, महाभारत का इतिहास है, रामायण मुझे पता नहीं, महाभारत तो है। कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, वो गांव पता है कौन से थे? पानीपत, सोनीपत, बागपत, ये रेंज 5 गांव ऐसे चलते हैं इंद्रप्रस्थ, जो यमुना के किनारे हैं। गंगा के किनारे वाले सारे राजा तो पांडव के सपोर्टर थे ही ऑलरेडी। अगर ये 5 गांव दे देते पांडव को, तो हस्तिनापुर बीच में मच्छर बना के पीस डालते ये लोग। दुर्योधन बेवकूफ थोड़ा था, उसने कहा मांग क्या रहे हो, किसको बता रहे हो 5 गांव है? मना कर दिया, टिका दिया उसने, कहा हटाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तो युद्ध होना ही था। कृष्ण 5 गांव कहीं इधर उधर भी मांग सकते थे, दक्कन में मांग लेते। अरे ज्यूज को हिटलर ने जर्मनी में मारा था ना, तो अंग्रेजों को यूरोप में दे देते ना इजराइल उनको। कहा है पैलेस्टीन की छाती में ठोक दिया जाके, अंग्रेजों ने दिया। 48 तक तो इजराइल था नहीं, वो बल्फूर एग्रीमेंट के तहत पैलेस्टीन की छाती में ठोक दिया। आप यहां दे देते। तो कृष्ण को 5 गांव चाहिए थे, कहीं भी बना लेते। जब खांडव प्रस्थ जला दिया था इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए, तो उनको थोड़ा सा हैदराबाद में आके करने में क्या प्रॉब्लम थी? पूरा खुला हुआ था। लेकिन मांगने उनको यही थे, क्योंकि उनको मालूम था कि दुर्योधन देगा नहीं, देगा नहीं तो फिर युद्ध होगा। फिर जाते हैं लोग, ये देखिए, दिस ऑल ह्यूमन माइंड ना, नथिंग लीला इन दिस। ये कोई भी स्मार्ट आदमी होगा यही करेगा। फिर जाते हैं मदद मांगने दोनों लोग। दुर्योधन यहाँ बैठा है, अर्जुन वहां बैठा है। उनको मालूम है ये अहंकारी आदमी चरण के पास तो बैठ नहीं सकता, तो वो ऐसा गेम करते हैं कि नारायणी सेना ले लो या मुझे ले लो। तब अर्जुन तो उन्हीं को मांगेगा, भाई था उनका, दोस्त था। नारायणी सेना कौन थी? यादव। यादवों का अहंकार सुप्रीम चल रहा था। कोई पूछता नहीं नारायणी सेना का क्या हुआ युद्ध में, वो तो कृष्ण के किन थे। तो अपने रिश्तेदारों को कटवा डाला वहां पे। जब 36 साल बाद खुद मारा प्रवास क्षेत्र में, उन यादवों को तो मारा ही मारा। ये यादव कटवा डाले इन्होंने। उनका अहंकार कैसे कंट्रोल करोगे? ऐसे कंट्रोल करोगे? इसमें कहाँ लीला की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईक्यू चाहिए, हाई आईक्यू। अब ये सब प्रयोजन के बाद एक आदमी है जो जिंदगी भर तीर और गंडासे बटोरता रहा, जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन की पर्सनालिटी की प्रॉब्लम थी, वो इनडिसिसिव आदमी था, हमेशा से इनडिसिसिव था। अब अटक गया, नहीं लड़ूंगा मैं। आप लोगों के पास बच्चे आते हैं एग्जाम के पहले सर, और कहते हैं पढ़ाई नहीं हो रही, कल इम्तहान है, कल मेरा ओपन है, और तुम्हें डर लगेगा, क्या करोगी? किसी प्रोफेसर के पास जाओगी, प्रोफेसर क्या कहेगा तुमसे? 1 घंटा भाषण देगा तुमको, कुछ चटो मत भाई, यार भाई साहब मुद्दे की बात बताओ, करना क्या है कल? अर्जुन यही कह रहा था, यार करना क्या है कल? तो करना सिंपल था, उठो और लड़ो। तो कृष्ण लिख रहे हैं कि मैं सोचता हूं ये एक सेंटेंस बोलना था मुझे, और मैंने गलती से वो सेंटेंस नहीं बोला, और अर्जुन ने 1.5 घंटे लपेट दिया मुझे कहानी में। ये सवाल, वो सवाल, ये सवाल, ये सवाल। कहले आज ये कहानी और बढ़ गई है। आज लोग सीधी बात नहीं करते, एक सवाल के पीछे इतनी प्रलाप करेंगे। कहले लेकिन उससे अब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब अर्जुन लड़ता भी नहीं है, अब वो पार्टी बदल लेता है, खेमा बदल लेता है। तो वो अर्जुन जब लड़ा, ये गीता बन गई।
जिस गीता को रट रहे हैं हम लोग। अभी मैं बता रहा हूं आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है, ये किसी की समझ में क्यों नहीं आ रही। जब महाभारत खत्म हो गई, कृष्ण जाने लगे वापस, सिर्फ हम लोग गीता इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम कृष्ण की लाइफ समझे बिना गीता समझने की कोशिश करते हैं। गीता इज अ डिस्टिलेशन ऑफ कृष्णाज लाइफ एंड देयर आर 5 गीताज इन महाभारत। एक जिसकी माला हम लोग जपते हैं, एक है काम गीता, काम एज अ डिजायर, एक है पांडव गीता जिसमें सब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। युद्ध के बाद जब जाने लगे तो अर्जुन ने एक दिन उनसे कहा कि उस वक्त मैं बड़ा कंफ्यूज था, एक बार फिर से बता सकते हैं आप? तो कृष्ण ने गीता बताई नहीं, पूरी एक कहानी और सुना दी जिसको अनुगीता कहते हैं। और कृष्ण मृत्यु से पहले उद्धव को एक गीता बताते हैं, वो कहते हैं लोगों को बताना जाके विच इज एंटायरली डिफरेंट, वो उद्धव गीता है। सो गीता वॉज कृष्णाज लाइफ, the way he was handling situations. That means all of us can have our Gita. We don't look at it like that. तो वो लाइफ जैसी जी रहे थे कृष्ण, वो कर रहे थे। अब वो कहते हैं पूर्व जन्म याद आ गया, पूर्व जन्म कुछ याद नहीं आ गया होगा। कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज जो चल रही थी, उपनिषद वेद ये सब कृष्ण कोट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज तो हमारे आपके पास भी है। नाउ अब गीता फंस जाती है जाके। आप कुछ कह रही थी? आप कंप्लीट करिए, फिर हम कुछ कहते हैं। मैं तो 4-5 घंटे बोल सकता हूँ, बट एनीवे अभी इसके बाद रुक जाऊंगा मैं। गीता जो है वो कठिन है। कौन सा श्लोक गीता का आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? कोई भी? हाँ, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। और चलो कोई नहीं, कर्मण्यवादी करते मान लेते हैं क्योंकि हिंदुस्तान इसी में लपेटा हुआ आज तक, आलस भी हो गया इसी में। अब अर्क भाई साइकोलॉजी की क्लास है, आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक साहब हुए हैं बुद्ध। बुद्ध ने कहा कि डिजायर छोड़ दो, डिजायर से लफड़े हैं सारे। मैं बिल्कुल कनपुरिया भाषा में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? कृष्ण ने कहीं डिजायर छोड़ने को नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा है। कृष्ण जानते थे डिजायर छोड़ ही नहीं सकते, डिजायर छोड़ी तो बायोलॉजी निपटा देगी, मौत। बुद्ध कृष्ण जो गड़बड़ कर गए थे, गड़बड़ की थी कि नहीं पता नहीं, जो भी था बुद्ध की समझ में आ गया था कि ये राग में फंसाओगे तो बहुत झंझट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हम अपने को दूर कर ले रहे हैं, जो आ रहा है आने जाने दो, हम फंसेंगे नहीं इसमें। कृष्ण तो कर्म वाले लोग थे, गांधी कर्म वाले थे, तो कहते डिजायर तो होगी। तो अगला स्टेप क्या है? रिजल्ट से डिटैच हो जाओ। लेकिन ये बताओ, नहीं जो होगा देखा जाना, तो बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। सिर्फ कर्म करो, अपना एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन जेई का दे के आओ, सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा बात की बात है। लेकिन ये कर कौन सकता है? कर्म से डिटैच कौन व्यक्ति हो सकता है? अटक गया ना गीता। तो मुझे बड़ी मजा आती है जब लोग गीता की बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही अपने थोड़ा विलन है ना मेरे अंदर, तो लोगों को टाइट स्पॉट में डालने के लिए मैं पूछता हूँ कौन कर सकता है? करके देख लो, साइकोलॉजी में पूछ लो कौन कर सकता है। जिसने अपना दिमाग ट्रेन नहीं किया वो तो नहीं ही कर सकता है, पहला। इसलिए कृष्ण कर्मण्यवाधिकारस्ते से पहले साइंस देखिए उसकी, उसके पहले एक और श्लोक पढ़ चुके हैं। उस श्लोक को कहते हैं स्वधर्मम निधनम श्रेयम पराधर्मो भयावह। अभी रहमान की बात हम लोग कर रहे थे। रहमान के लिए वर्क इज नो वर्क बिकॉज ही इज लिविंग इन स्वधर्म। नुसरत फतेह अली खान जब कव्वाली गाते हैं तो स्वधर्म में जी रहे हैं। सचिन बैटिंग कर रहा है, वो स्वधर्म में जी रहा है नेचर से। उसके लिए वर्क इज नो वर्क। जो आदमी वर्क नहीं कर रहा, जो अपने स्वधर्म में जी रहा है, सिर्फ वही व्यक्ति है जो काम करते समय रिजल्ट से डिटैच होके कर सकता है। ठीक, 3 पॉइंट हो गए, डिजायर, स्वधर्म, डिटैचमेंट। लेकिन फिर भी अगर आप डिटैच ना हो पाए तो आप कुछ करोगे। कि जब करोगे तो हमारा ब्रेन, न्यूरोसाइंस आजकल कहती है कि वी लर्न बाय फीडबैक, अवर कॉन्शियसनेस लाइज इन द अदर। तो फीडबैक आएगा,
वो फीडबैक अच्छा बुरा गलत सही कुछ भी हो सकता है, तो आप उदास भी हो जाओगे, खुश भी हो जाओगे। तो चौथा सेंटेंस लाते हैं वो कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ, चाहे खुशी आए चाहे दुख आए, ज्यादा हिलो मत। बिल्कुल हिलो नहीं मतलब डेड हो जाओगे तो कब्र में चले जाओगे, ये भी नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं अपनी स्पाइक कम करो, मतलब खुश हो तो ऐसे हो गए, उदास हो गए तो ऐसे हो गए, ये मत करो। ये गांधी ने मास्टरी करके दिखा दिया था। यू नो व्हाई गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट? इंडियंस दीज डेज आर हैव गॉटन क्रेजी। अभी 10 साल बाद ढूंढेंगे गांधी को ये, क्योंकि गांधी ने वो गीता उतार के दिखा दी थी कि गांधी हिलता था, पता नहीं लगता था लोगों को, सौरों में। तो डिजायर हो गई, स्वधर्म हो गया, कर्मण्यवादी का रस्ते हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, एंड देन ही गोज ऑन द टॉप। कमाल का क्या कमाल किया है कृष्ण ने, ये जिसने भी किया है, और वो कमाल गांधी ने उतार के दिखा दिया। कमाल किया उन्होंने, 2 शब्द और बोल दिए बीच में। एक उनका गुणातीत हो जाओ। गुण मतलब सत्व रजस तमस, दीज आर डायनेमिक स्टेट्स ऑफ माइंड, कोई पार्टिकल नहीं है। तो उन्होंने कहा जब स्टेट्स ऑफ ब्रेन से गुणातीत हो जाओगे, इनके पार हो जाओगे, तो फ्लक्चुएशन कम हो जाएंगे तुम्हारे, इमोशनल रेगुलेशन, थेरापी, राइट। और फिर उसके ऊपर एक टॉप पे मारा उन्होंने, द्वंद्वातीत हो जाओ, कॉन्ट्राडिक्शंस के पार हो जाओ। ये द्वंद्व जो चलते हैं, अच्छा बुरा गलत सही पाप पुण्य, पूरी गीता पढ़िए, गीता कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है। आप चैप्टर 2 शुरू करते हो, 10वें तक कॉन्ट्राडिक्शन है ना। मानते नहीं लोग, या लोगों को ऐसे लीनियर लेंस से देखने की आदत है कि घबरा जाते हैं। तो मैं कई भगत लोगों से कहता हूं, प्रभु तुम्हें कृष्ण का बाल रूप दिख रहा है, तुम्हें ये दिख रहा है, और रास की बातें भी कर लें थोड़ी सी। मैंने रास में चैप्टर डाल दिया पूरा एक। लोग कहते नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि उनको लगता अरे हमारे भगवान रास कैसे कर सकते हैं? अरे भगवान तो रास पहले करके आए हैं, युद्ध तो बाद में किया। कुरुक्षेत्र के एक दिन पहले गोपियां मिलने चली आई थी बलराम के साथ उनसे, तो वहां गले तो लगे ही होंगे। यार क्या बात कर रहे हैं? हम इंडियंस का प्रॉब्लम है कुछ, जैसे हम भगत सिंह को प्लास्टिक कर देते हैं। भगत सिंह शहीद बनने निकले, अरे 21 साल का लड़का, खूबसूरत नौजवान, क्या इश्क विश्क नहीं होते होंगे क्या? उनको होने चाहिए, नहीं हो रहे तो गड़बड़ थी कुछ। तो हमसे राधे राधे कहलवा लो, प्रेम की बात मत करो। यहां कृष्ण कह रहे हैं द्वंद्वातीत, गुणातीत, डिजायर के पार, स्वधर्म, स्थित प्रज्ञ। ये कॉम्प्लिकेशन है गीता का, और अर्जुन समझ नहीं रहा है। तो अंत में कहते हैं मामेकम शरणम, तुम बकवास बंद करो, चलो आजा, चलो चुपचाप। अब ये सर के बीच में एक महानुभाव उनसे बोले कि कृष्ण बड़े अहंकारी थे, वो पूरी गीता में मैं करते रहे। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहे थे गुरु, वो तुम्हारा दिमाग बता रहे थे। तुम भी कर सकते हो, किसने रोका? किसने? गांधी ने कर लिया, बाकी लोग नहीं कर पाते। ये कॉम्प्लिकेशन है कृष्ण की लाइफ का। तो पुस्तक थोड़ी शायद ये सब कुछ पढ़िए, अच्छी लगे तो बताइए। इतने आसान शब्दों में गीता का सार हम लोगों ने शायद पहली बार सुना हो, कनपुरिया शब्दों में अगर कहें तो। कनपुरिया यही तो दे, पास में तो दे, पास में। ये बताइए आपने, आपको क्या लगता है कि संस्कृत में बोल रहे थे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी से तो सारी मुश्किल पैदा हुई है। उनका नाम कृष्ण वासुदेव यादव था भाई, वो ज्ञान पढ़ा रहे थे संस्कृत में। जब जिन्होंने संस्कृत करी, उन्होंने जनता से दूर कर दिया इसको, लाइफ कर दी कॉम्प्लिकेट। आम बोलचाल की भाषा में ये हमारा सारा ज्ञान फिल्टर भावना इसलिए हो गया है, बुरा मान जाइए आप लोग, लेकिन मैं तो कह सकता हूं, मैं तो वाजपेयी सरनेम लगाए हुए हूं, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्राह्मणों ने जिस भाषा में जो बात कही गई थी और जिनका अनुभव था, वो अनुभव, वो भीखा बात अगम की कहन सुनन की नहीं, जो कहे सो जाने नहीं, जो जाने वो कहे नहीं। ये बात कहना शब्दों में वो गूंगे के गुड़ जैसा आप कह नहीं सकते। तो उन्होंने विचारों ने, जिन्होंने एक्सप्रेस करने की, उन्होंने बीच में कुछ लोगों ने लपक लिया। जनता तब भी मिजरेबल थी कि
भैया बता दो, हम तो अभी खेती करके आए हैं, हम कैसे शांति पाएं? तो उन्होंने कहा लो श्लोक लो तुम। अब वो श्लोक को किसी की समझ में नहीं आने, तो बात कॉम्प्लिकेट हो गई। फिर उसके इंटरप्रिटेशन इसमें उलझ गया। अगर आम बोलचाल की भाषा में कह रहे होंगे अर्जुन से क्या कह रहे होंगे? जैसे कानपुर में मान लो कृष्ण और अर्जुन फंस गए होते झकरगट्टी में, गुमटी में खड़े होते। वो जो भाष्य और टीका लिखे जाते हैं ना, वो सारा खेल वही बिगड़ता है। अरे यार, तुम्हें किसी से कहना हो, बच्चों माफ करना भाषा है प्लीज, बिल्कुल अभी कनपुरिया भाषा बोलने वाला हूँ मैं कभी के बच्चे आते हैं ना, उनसे कहते हैं जा यार पढ़ो, जाके दिमाग मत खराब कर, चटो मत। क्या करने आए? साल भर पढ़ रहे थे ना, अब सारे युद्ध का मैदान आया। तो अर्जुन से वो कह ही रहे थे जिंदगी भर तू गांडीव टांगे और तीर बटोर और ये कर वो कर और बाहर इधर उधर टैम झैम सब बकवास में फंसा है। अभी तेरा तीर चलाने का नंबर है, तेरी पैंट खिसकी जा रही है यार। अभी लड़ जाके चुपचाप, बाद में बात कर लेंगे सर, शाम को बैठ के बात कर लेंगे। इसमें ऐसे ही हो रहा होगा मैम। आई कृष्ण जैसे व्यक्ति के लिए आप हाउ कैन यू थिंक अदरवाइज? वो आदमी खेल खेल रहा था, वो कपड़े उठा के वहां चढ़ जाता था। वो कालिया नाग नहीं था, वो जलदस्यु था, वो जलदस्यु था। ये किस्सा है। कुछ लोगों को, भावना मैंने तुमसे कहा था तुम्हें सुनाने के लिए ला रहा हूं, मुझे ऑडियंस पता नहीं, इसलिए सुनती रहो तुम। एक ट्राइब थी जो यमुना का पानी इस्तेमाल करती थी, उसको ये ऊपर जाति वाले घुसने नहीं देते थे। क्योंकि ऊपर जाति वाले घुसने नहीं देते थे उसको, तो वो बेचारे क्या करते थे कि यमुना के पानी के इस्तेमाल करने के लिए उनको क्या था, मनुष्यों को डराओ। तो मैंने जो लिखा, जो हुआ होगा उस वक्त कि एक आदमी जो अच्छे तैराक थे, वो एक हुड पहन के नाग के रूप में करता था। तो कृष्ण तो कूद गए। अच्छा, कृष्ण की बहुत सारी शक्ति बलराम से आती थी। बलराम भी कहते थे जाओ देख लेंगे और कुछ होगा। वो कूद गए, वहां लड़ाई हो गई, वहां उसको ओवर पावर कर दिया। बट उसने कहा भैया माफ करो यार, पूरी सल्तनत हमारी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चल तेरे सर पे चढ़ के चलता हूँ, वरना एक्सपोज कर दूंगा तुझे। तो वो जलदस्यु थे, तो जलदस्यु को ओवर पावर किया था। और पूरी लाइफ ये सब जितना इन्होंने किया है सब या आप देखिए सोसाइटल ट्राइबल। मुझे तो लगता है कभी कभी कि महाभारत रामायण से पहले हुई है। शॉकिंग नहीं? आप प्रूफ देखिए। रामायण इज अ वेरी कल्चर्ड वॉर। तीर चला, वो गए। महाभारत में क्या हो रहा है? पेट फाड़ दूंगा, खून पी लूंगा अंजलि से, ये कर लूंगा, विभत्स ट्राइबल चल रहा है। महाभारत में लड़ाई हो रही है कैटल के पीछे, गाय के पीछे परशुराम, द्रोण। रामायण में कहाँ कैटल है? वो तो ऑलरेडी कल्चर्ड सिटीज बन चुकी हैं। अयोध्या हैज बिकम अ किंगडम। लंका वॉज अ किंगडम विच वॉज इकोनॉमिकली वेरी वेरी डेवलप्ड। एक्चुअली इनफैक्ट रावण ने मरते समय नीति शास्त्र में बताया कि तुम लोग गरीब अयोध्या, तुम क्या बातें कर रहे हो, ऐसे चलाओ तब लंका बनेगी। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ गाय हाँकी जा रही है, गाय के पीछे वो लड़ाई हो गई द्रोण की, और जहाँ पांडव लोग छुपे थे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो खैर लिखा हो कि कब भी गया हो। तो कृष्ण जैसे आदमी से जो इतना कलरफुल कॉन्ट्राडिक्टरी जिंदगी जी रहा हो, है ना, मक्खन चुरा रहा हो, अपनी से बड़ी औरतों से मोहब्बत कर रहा हो, इश्क वाला गॉड है वो, ऐसे आदमी अर्जुन से युद्ध के समय सारथी बना बैठा, लड़ भी नहीं रहा। एक दिन में लड़ाई लड़ ले। और ऐसा नहीं कि कृष्ण हत्या नहीं करी है, रिकॉर्ड हत्याओं का। अरे महाभारत के 3 दिन पहले करी है। किसकी? जिसको आप खाटू श्याम कह के पूछते हो, बर्बरिक की। बर्बरिक का चक्कर दूसरा था। तो ये बताइए, वो जो जलदस्यु थे, फिर उनको हम पायरेट्स ऑफ यमुना कह सकते हैं? पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की तर्ज पे जब बात आज की भाषा में समझने की है, तो वो एक्चुअली पायरेट्स ऑफ यमुना थे। अच्छा, ये बताइए कि हाँ, हमने आपका बहुत सारी बातें आप लोगों को अच्छी लगेगी, वो मत कीजिए। हाँ, ट्रेंडिंग है आजकल, बड़ी पूजा हो रही है। अगर ट्रेंडिंग की बात है तो ट्रेंड तो राम कर रहे हैं, तो आपने कृष्ण को क्यों चुना? देखो, हर आदमी के अंदर अपनी एक स्वधर्म होता है। तो मैं बहुत ही
अंदर से बिगड़ायल आदमी हूँ। मुझे गांधी बहुत टेम्प्ट करते हैं, क्योंकि गांधी मैं कभी बन नहीं पाऊंगा, इसलिए दैट इज द अपोजिट विच अट्रैक्ट्स मी। अंदर खुराफात मेरी कृष्ण जैसी है। राम जितना सिंसियर होना मेरे बस की बात है, इतना सीरियसली लाइफ में ले भी नहीं सकता हूँ। कृष्ण जो है, बर्बरी की बात बड़ी मजेदार है। युद्ध के पहले ये हुआ कि अच्छा, अच्छे लोग थे वो लोग, युद्ध भी नियम से लड़ते थे। सुबह लड़े, शाम को एक दूसरे का हालचाल पूछा, मरम पट्टी करी। युद्ध से पहले हो रहा था कि भैया युद्ध कितने दिन में खत्म कर सकते हो। किसी ने कहा 1 दिन, किसी ने कहा 2 दिन, किसी ने, बर्बरी ने कहा क्या खत्म करना है, अभी लो ऐसे। उन्होंने कहा कैसे? बर्बरी ने कहा लेकिन मेरी प्रॉब्लम है, जो कमजोर होगा उससे लड़ूंगा मैं, उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने कहा कमजोर तो तुम, फिर युद्ध खत्म ही नहीं होगा गुरु। अभी पांडव कमजोर हैं, उधर तुम ठोक दोगे उनको जाके, वो कौरव कमजोर हो जाएंगे, फिर ये कमजोर हो जाएंगे, तो तुम तो स्विंग करते रहोगे लड़ाई। तो बर्बरीक ने कहा ये तो अटक गई। तो कृष्ण ने कहा देखो युद्ध तो खत्म होना है, तुम ऐसा करो। और तुम कैसे करोगे? उसने कहा मेरे पास मंत्र है जिससे मैं सब कुछ बांध के भेद सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा करो। उसने कहा बताओ ये पेड़ के पत्ते कर सकते हो? उसने कहा कर सकते हैं। उसने मंत्र पढ़ा, सारे पत्ते एक ही में बिंद गए। फिर उसने एक तीर मारा, पार हो गया, खत्म। कृष्ण हतप्रभ रह गए। लेकिन जब तक कृष्ण हतप्रभ होकर कुछ करते तब तक बर्बरीक ने एक तीर और चढ़ा लिया। उसने कहा महाराज पैर हटा लो अपना, इसके नीचे कुछ पत्ते हैं, अगला इसी पे मारने वाला हूं मैं। तो कृष्ण ने पैर हटाया तो नीचे पत्ते पड़े हुए थे। कृष्ण ने कहा गुरु तू अपनी गर्दन दे दे मुझे, वरना ये युद्ध खत्म नहीं होगा, और तुझे मैं अमर कर दूंगा। 2024 में हिंदुस्तानी होंगे जो खाटू श्याम करके आएंगे, वहां मिठाई की दुकानें चलेंगी, तुम साले वहीं से बैठ के देखो जाके। तो खाटू श्याम का जिक्र ये है कि जब वो बर्बरिक वहां था तो बर्बरिक ने कहा ही वॉज द ओनली विटनेस टू द होल वॉर। तो इसने कहा हु डाइड? उन्होंने कहा नोबडी डाइड, मुझे तो हर तरफ कृष्ण दिख रहे थे। लेकिन अब कनेक्शन देखिए, मैं दिस इज ऑल ह्यूमन, व्हाई डोंट वी थिंक इट लाइक दिस। ये पैर का चक्कर, कृष्ण को तीर लगा था, जरा ने मारा था जो पैर में लगा था। ये पैर जिस पे तीर नहीं मारा बर्बरिक ने, इस पैर की एक और कहानी है। द्वारका में एक दिन रात में पहुंच गए दुर्वासा। मैंने इसके पहले दूसरे पन्ने पे लिखी है कि ऋषियों का ये तप और उनका क्रोध का कनेक्शन मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है इस किताब में। सब क्रोधी। हाँ, दुर्वासा ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, राम और लक्ष्मण को अलग कर दिया एक बार। ये आपको मालूम है, राम ने लक्ष्मण को छोड़ दिया था एक बार, सीता मैया छोड़ने के बाद। काल नाम के ऋषि मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो राम ने कहा ठीक, लक्ष्मण को बाहर खड़ा कर दो, जरा सा भी कुछ हो तो। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, वध कर देंगे किसी का। राम ने कहा अगर कोई खुलवाएगा तो मैं वध कर दूंगा उसका। ये वध बड़े क्षत्रिय करते थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनकी। तीर वीर ज्यादा रहे होंगे, जैसे अमेरिका के पास ज्यादा है तो पैलेस्टाइन इजराइल दोनों दे रहा है, लड़ो। और तीर ज्यादा थे, बन गए तो क्या करोगे। तब तक दुर्वासा पहुंच गए। उनका राम को बुलाओ। उन्होंने कहा भैया महाराज जो चाहिए बता दो प्रभु। ना राम को बुलाया गया। उन्होंने कहा खाना खाना है। कह रहे यार लक्ष्मण से कह देते, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो, अब कहा मारो भैया। तो उन्होंने कहा मार तो सकते नहीं यार, कैसे मारेंगे। तो उन्होंने कहा त्याग कर दो, लक्ष्मण का त्याग करो, त्याग इज इक्वल टू वध। अच्छा ये बड़ी कमाल है। अभी मैं 2 किस्से अब आपको बताता हूं। जहाँ चाहो अपने हिसाब से घुमा लो। अरे अभी मैं आपको साइकोलॉजिकल गेम बता रहा हूँ। कल मैं नेगेटिव और पॉजिटिव पे कोई स्कूल वाले बात करे तो मैंने कहा महाभारत में कमाल की किताब है और कृष्ण की लाइफ ये बदल दिया ना छोड़ने का गेम। कर्ण पर्व में ऐसा है कि कर्ण ने जैसे युद्ध में घुसा उसने तबाही मचा दी, पांडव सेना तो साफ कर दी थी। तो शाम को जब ये पहुंचे तो युधिष्ठिर ने एक तंज कसा अर्जुन पे कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, गांडीव डाले घूमते रहते हो, एक योद्धा को नहीं मार पा रहे हो, साफ कर देगा पूरी सेना। अर्जुन ने कसम खाई थी जो गांडीव को गाली देगा वध कर दूंगा। उसने तीर उठा के युधिष्ठिर पे तान दिया। अब ये भाई भाई की लड़ाई जो हिंदुस्तान में होती तब से चली आ रही है, तो अब हंगामा मच गया, यहाँ तो युद्ध होने वाला है, ये सारे लड़ रहे हैं, इनको तो क्या करना है। तो
तो लोगों ने बीच बचाव किया, तो अर्जुन कहने लगा अरे मैंने बड़े भाई के साथ ये कर दिया, अब मैं आत्महत्या करूंगा। फिर अटक गई। पूरी महाभारत में अगर आप एक थीम देखिए, दो थीम है। एक तो रामायण जो है उसमें हर पात्र को गिल्ट बहुत है, सिवाय रावण को छोड़ के, और महाभारत में किसी को गिल्ट नहीं है। ये सब कस्में खाते रहते हैं, कृष्ण जी निपटाते रहते हैं। फिर कृष्ण जी बुलाए, उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, मारो मत, अपने बड़े भाई को अपशब्द बोलो, गालियां दो। बड़े भाई को अपशब्द बोलना उसकी हत्या है। हत्या हो गई, अर्जुन फिर फैल गया कि अब हम मरना है। तो उन्होंने कहा तो भावना या कोई जो आप मेरे बारे में कह रहे थे, मैं इसीलिए रोक रहा था प्रभु, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपनी आत्म प्रशंसा करो, वो खुदकुशी के बराबर है। ये साला मेरी ये खुदकुशी जो है तब लफड़ा है, तो ये बदल दिया। अब से मना कर देंगे नहीं, इतनी जल्दी? ये आप समझिए बात, आप एनालिसिस करिए, मुझे बस वी ट्राई टू रैप इट अप। प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी कथाएं जो आप लोग पढ़ते हो, ये आम आदमी के लिए नहीं थी, ये धर्म वर्म रॉयल्टी का चल रहा था वहां पे। ये मजदूर लोग थोड़ा न थे, ये सारे धर्म वर्म सब राजा थे ये लोग। हम उनके धर्म की डेफिनेशन अपनी लाइफ में लगाना चाहते हैं, ना हमारी समझ वहां तक है, ना पहुंच है, ना सामर्थ्य है। आप कैसे करोगे? उनको लगा धर्म ये है और उन्होंने थेरेपी कर दी 2 मिनट में। अब हम साइकोलॉजिस्ट लोग उसको थेरेपी कहने लगे हैं। थी प्योर कलाकारी वो कि अभी वचन लिया तो मरो जाके, लेकिन अब नहीं, बदल दो। अब ये कहानी पैर की कहां से शुरू हो रही है? एक बार बर्बरिक ने हटाया पैर, दुर्वासा पहुंच गए द्वारका। कौन रोकेगा दुर्वासा को? वही क्रोधी तपस्वी और ब्राह्मण, लीथल कॉम्बिनेशन। ड्रोन वाला मिसाइल है बिल्कुल, है ना सर? ब्राह्मण का अहंकार और तपस्वी हो तो फिर हो गया। तो बम है, एटम बम चल रहा है, एटम बम पहुंच गया रात में। खोलो, कृष्ण से मिलना। कृष्ण ने कहा भैया बुलाओ, आओ, इनको ना रोको। अब वो आगे कहले खीर बनवाओ। अब मध्यरात्रि में खीर बन गई द्वारका में, खीर आ गई। कब ढेर सारी ले आओ, ढेर सारी मतलब। फिर बोले कृष्ण से अपने कपड़े उतारो, रुक्मणी को बुलाओ, तुम भी कपड़े उतारो। वो हड़बड़ा गई रात में 1 बजे का जटा जूटधारी कपड़े उतरवा रहा। कृष्ण ने कहा चुपचाप उतार दो भैया, जो भी कह रहे हैं करो। कपड़े उतार दिए। अब सारी खीर लगाओ शरीर पे। कृष्ण ने और द्रौपदी और रुक्मणी ने खीर लगाई। कहने अब अपना रथ निकालो, घोड़े हटाओ, तुम और रुक्मणी हाँको इसको। और चाबुक ले ली उन्होंने, मस्त पीटा। चलो वापस आ गए, हो गया। कहने अब तो वज्र हो गए हो तुम। लेकिन वज्र के चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने खीर पैर में नहीं लगवाई थी उनके। वो पैर उनका वल्नरेबल पॉइंट रह गया था। और कृष्ण को था एन्यूरिज्म, जो आर्टरी और वीनस के बीच में माल फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि नीले रंग का वो बन जाता है कभी कभी। वो अगर आप ऐसे नीले देखिए तो आपको सही में मोर जैसा लगेगा। वो मोर के कुछ कलर्स वैसे होते हैं। तो ऐसे बैठा हुआ कृष्ण झाड़ी में सूर्यास्त के समय, मस्त मोर का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, जरा ने आके ठोक दिया तीर। कहानी वहां से चल रही थी। तो व्हाट आई एम सेइंग सिंपली इन वन लाइन, कृष्ण का जीवन समझे बिना ये गीता वीता पाठ करना सब सत्यनारायण की कथा है गुरु, और कुछ है नहीं उससे ज्यादा। कृष्ण के जीवन समझोगे तब गीता समझोगे। तो मेरे ख्याल से काफी हो गया गुरु। नहीं, अब आप हमको मौका दे दीजिए। अरे और अगला सेशन होगा, पीटेंगे लोग यार ये सब। 1-2 बातें ऐसे कहती हूँ जो इस किताब में है और आपको जाननी चाहिए। तो इन्होंने तो मौका दिया नहीं, 5 मिनट आखिर में छीनने पड़ रहे हैं। ऑडियंस बना के लाया था मैं। लेकिन ऑडियंस थी तब तो आपको हमें छोड़ देना चाहिए था सवाल करने के लिए। तो ऐसा है, इस किताब में कहा गया है कि हमारे यहाँ ये होता है कि गीता पढ़ने का टाइम हमारा आता है बुढ़ापे में, मतलब संन्यास आश्रम जब लगता है। एक्चुअली वो बड़ा गलत समय है गीता पढ़ने के लिए। एक पूरे महाभारत पढ़ने के लिए आप युद्ध की किताब पढ़ रहे हैं जाके बुढ़ापे में।
आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते, सीख लिया तो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। इसमें साफ साफ एक जगह पे कहा गया है कि युवाओं को सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए। तो अगर जो गीता है वो भारी लगती है तो फिर आप लोग ये किताब उठा के उसका जिस्ट पढ़ लीजिए। ये बात एक मैं आखिरी में ऐड करना चाहती थी। और क्या ऐड कर दे, हमें तो बोलने नहीं दिया। एक हमने शेर सुनाया, अब दूसरा शेर छोड़ के हम चले जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा शेर ये है, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी कि जिस अफसाने को अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो इसी मोड़ पे छोड़ते हैं। और डॉक्टर साहब तो स्वरूप नगर में कभी भी पकड़ लीजिएगा। हेलो, मैं कांतेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को सम्मानित करने का कष्ट करें। नहीं सर, इसमें कुछ विशेष है जी। मैं ये आपके गिफ्ट्स की भी विशेषता आपको बताता चलूं। इसमें ये प्लांटेबल्स की तरफ से सर गणेश हैं, ये आप इनको गमले में लगा देंगे तो ये पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वो वाले गणेश नहीं जो आप सजाएं घर में। भगवान से भी खेल रहे हो आजकल। सर हम नहीं खेल रहे, प्लांटेबल्स वाले खेल रहे हैं। और सर ये सर ये अब कंपनी वालों ने बनाए, हम क्या करें। सर ये गुड़ग्राम्स की तरफ से रेडीमेड गुड़ की चाय है। ये तो ठीक है, मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बार गया पुरी, पिछले 7-8 वर्षों से मेरी हर साल एक्सीडेंट होता है। अभी कार्डियक सर्जरी हुई, उसके पहले प्लेट पड़ी थी, फिर शोल्डर टूट गया, फिर ये हमारे बहुत पड़ गया। सर आपने वो, आप अच्छे आदमी हो, आपने वो सत्कर्म नहीं किए होंगे जो मैंने किए हैं। मैं एक बार पुरी गया और पुरी में सीढ़ी चढ़ने से पहले वहाँ साइड में जो लोग सीढ़ी नहीं चढ़ पाते उनके लिए छोटे जगन्नाथ और वो सब लगाए गए हैं। अब तो शीशा लगा दिया गया मेरे जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि जब मैं गया था तो वो शीशा नहीं था। तो ऐसे सीढ़ी शुरू होती है और ऐसे प्लेटफॉर्म पे है। तो मैंने ऐसे मैंने पूछा, एक आदमी खड़ा था, मैंने कहा ये उसी मटेरियल से बने हैं जिससे ऊपर बने हैं? उसने कहा हाँ। तो मैंने ऐसे छू लिया, एक्चुअली छू लिया, मेरा हाथ उनकी नाक तक पहुंचा। तो एक बुजुर्गवार खड़े थे, कहने लगे ये क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा कुछ नहीं कर रहे। अरे आप भगवान को ऐसे कर रहे हैं? अरे हमने कहा भगवान पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे कर रहा है मुझे, एक बार मैंने कर दिया। नहीं सुनिए, वो तो एक बार मैंने कर दिया, ये मैं तो कह के चला आया। जब मेरी टांग टूटी और दोबारा ठीक साल भर के अंदर शोल्डर टूटा, मैंने कहा ये बॉस फिजिक्स भूल गया, मैं सीरियसली ले लिया। फिजिक्स में मेरा हाथ तो कमजोर सा है, मैंने तो ऐसे किया, उनकी उंगली भी इतनी बड़ी है ऐसे हिलाया उन्होंने, डाक के डाक। तो तुम लोग ये गमले में जो गणेश उगा रहे हो ना गुरु, समझदार हो ना, लफड़ा हो जाएगा किसी दिन। चलो ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कांतेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा भावना जी को सम्मानित करें। एक आखिरी बात मुझे जो और कहनी है, जब आप ये किताब लें तो इसका पेज नंबर 17 ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ कृष्ण और गांधी को कन्वर्ज किया गया है। तो ये सब चीज़ें वो है जो डॉक्टर साहब ने हमें बोलने नहीं दी, तो फिर भी हम बता देना चाहते हैं। आज डॉक्टर साहब ने भावना जी की स्थिति बारात में आए फूफा वाली कर दी है। आइए अगले सत्र की तरफ बढ़े, क्योंकि हमें 1:30 बजे से OAT भी पहुंचना है। अगला सत्र जो हमारा है वो भारतीय भाषाओं में तकनीकी नवाचार की समकालीन स्थिति पर है। विषय प्रवर्तन मैं बहुत अधिक इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो 2 विद्वान जन हैं इस विषय पर बोलने के लिए, वो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ इस विषय की जानकारी में। लेकिन मैं एक बात से शुरू करूंगा और उनको बुलाना चाहूंगा कि भारतीय भाषाएं वैज्ञानिक तौर पर कितनी खरी हैं।
आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं, उनका एक कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं आता है, ना राइटिंग में आता है, ना स्पीकिंग में आता है। लेकिन जब आप बात हिंदी भाषा की करते हैं, तो मैं जब हिंदी भाषा पढ़ानी सिखाई जाती है, शुरू की जाती है विजय सर, तो सिखाया जाता है कि हिंदी भाषा में वर्ग होते हैं। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। और बड़ी मजे की बात है कि क वर्ग में जो वर्ण है क, ख, ग, घ, चारों वर्ण आप जब बोलेंगे तो आप उनको एक जगह से बोलेंगे। आप च वर्ग में आएंगे तो तालु आपकी जो जबान है वो आपकी तालु को टच करेगी, च, छ, ज, झ। आप त वर्ग में आएंगे तो त, थ, द, ध, आपकी जो जबान है वो आपके दांतों को टच करेगी। तो जो एक स्पेसिफिक स्पीकिंग पैटर्न है वो बड़ा साइंटिफिक है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी बड़े भाषा विज्ञानी हुए। उनके बारे में हमारे यहाँ एक लोग बताया करते हैं कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये भी देखा था कि आप पीतल का अक्षर बनाइए, कोई भी वर्ण बनाइए, उसको उसमें एक तरफ से फूंकिए तो जो दूसरी तरफ से ध्वनि निकलेगी वो उसी वर्ण की होगी। ये साइंटिफिक जो है इसके प्रमाण हैं कि हिंदी भाषा कितनी वैज्ञानिक है। और भारतीय भाषाओं में क्या तकनीकी नवाचार हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में प्रोफेसर निशीत श्रीवास्तव जी हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और निवेदन करते हैं प्रोफेसर अर्णव भट्टाचार्य जी से कि वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम दोनों का स्वागत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। और अक्षर का पेनल्टीमेट सेशन है, सब लोग बने रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये सेशन मोस्टली हम लोग इंग्लिश में या हिंदी इंग्लिश मिक्स, किसी तरह से इंग्लिश भी आजकल बड़ी पॉपुलर भाषा है, शायद ज़्यादा इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में कम और हिंदी में कम। आई वुड जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस प्रोफेसर अर्णव भट्टाचार्य and Professor Nishit Srivastav. Professor Arnab Bhattacharya is a professor in the Department of Computer Sciences. He has a large body of work in natural language processing, machine translation, and is one of the people in the campus who has been at the forefront of technological development in Indian languages, Hindi and other languages. I have fortunately been part of some of his master students' thesis, so I know a bit about his work. But I'll request him to speak in English, Hindi mix, and we basically want to have a bit of a discussion about what kind of developments are happening and be needed in Indian languages. India is a very big market in a sense of how social media and internet has revolutionized both the consumption and creation of content. But a lot of that content is still being created in non-Indian languages and we are consuming it. But बहुत recently we have seen that there is a lot of content creation happening in Indian languages as well. The readership, the consumption of content in Indian languages has increased many folds in the last 2-3 years, probably a decade. And we have with us Professor Nishit Srivastav. He is a colleague in the Department of Cognitive Science as well as in the Department of Computer Science as well. He specializes in both as a special talent for solving actual real-world problems. Besides working extensively on academic problems, he is working extensively with the government, solving real-life problems, and he's at the forefront of the cutting-edge research in these areas. So I've invited Nishit to talk about also what needs to be done and what is not being done. So I'm sure we should have a bit of that perspective as well. I was hoping there would be more students, but again, the recording will be there and we will spread it and we'll share it with everybody. There is a lot that is not being done and that needs to be done with respect to Indian languages, with respect to also the direction. And Professor Nishit Srivastav is one of the people who can actually guide us and probably nudge us if they were, and probably inspire us to take up work in those directions. So I would just hand over the mic to Professor Arnab and Professor Nishit to have the conversation their way. I will connect the laptop in a bit and we can have his presentation as well. Thank you. Thank you. So, okay. So let me start. So first of all, thank you for coming on a holiday morning. So when we talk about Indian languages,
I think the first thing that comes to our mind is our mother tongues, whichever, Hindi, Bangla, whatever it is. And then it comes to our mind of Sanskrit, right? So Sanskrit is definitely has a place, at least in our heart, if not in our speech. So the job was done easier by the presenter who said that our Indian languages are much more scientific, if you actually want to think about it. This kakha, gagha, and ka to kha is just more air. Same as from cha to cha, and all of this. So this varga system and the way these are being organized, it's very, very scientific. Now, also one important thing when we talk about languages, we typically, now it has become, because of these large language models and all of these things, we feel that language is what you have written down, text. Actually, language is not text. Language is actually only speech. Okay? Text historically has arrived, this writing system and text has historically arrived in all the civilizations much, much later than speech. Speech is more natural. Speech is how people actually communicate. Of course, due to scale, you want to communicate to a lot many people, so you want to write down so that people can read it later on, etc. And you see how important speech is in the context of, again, Sanskrit. The whole of Vedas were actually just speech recordings, and then there are extremely scientific methods of trying to preserve the pronunciation of each word, each character, each syllable. And also, so a couple of important differences that Indian languages see as opposed to, let's say, English, other things, is we have this phenomenon of sandhi. So we all know what is sandhi. But why is sandhi? Why? So sandhi actually makes it harder to kind of process text. So why do we require sandhi? Sandhi has come because language, because anything is speech. So when you are talking about, let's say, two words, one after another, ityadi, ityadi, ityadi. So it becomes ityadi, it becomes naturally ityadi. And these sandhi rules, we know this e plus a is ya. That is also not that somebody wanted to make these rules and somebody wanted to memorize this. The Uchcharan Sthana of E is the same as the Uchcharan Sthana of Ya. Therefore, E naturally transforms to Ya. When you are juxtaposing E with another vowel or Saravarna, it automatically becomes this. So the Sandhi rules that are being taught in our schools, etc., is just a set of rules. A plus A plus E. But the science behind it is not being taught. And if you actually understand the science behind this Uchcharan Sthana and all these things, then you do not need to remember the Sandhi rules. These are automatic. Just like you know the science behind addition, then you do not need to remember everything. 8 plus 7, you don't remember. You can calculate it, right? Similarly, all of this can be done. So the language evolution of Indian languages is extremely scientific. And all the aspects, starting from Sandhi, Samas, and the whole sentence processing. In fact, what is a word? This padam, that what can be used as a word. It's not just any sequence of characters, right? A sequence of characters that has a meaning and that can be used in a sentence. This last part, people tend to forget. That can be used in a sentence. So that is a word. Now, Hindi, you see, if you actually contrast Hindi, let's say, with Sanskrit and all of these things. So we were just discussing about Ramayana and all these things. So there's this sentence, right? Ram ne Ravan ko mara. If I ask anybody here, how many words are there? Ram ne Ravan ko mara? 5. That's the standard misconception that we all have. It's actually 3 words. Why? What are the concepts? Ram, Ravan, Mara. And if you actually translate it into Sanskrit or many other Indian languages, especially, let's say, Kannada, Telugu, Malayalam, all of this, it actually is 3 words. Because Ram ne is 1 word. Why is it 1 word? Again, because you have to see, you have to use it a word is something that you have to use it in a sentence, right? Just by ne, it has got no meaning. So ne is not a word by itself,
Ram can be a word because if you say Ram Khaya or some Ram Gaya, that is okay. But Ram Ne, and this is the same as Ramaha, right, in Sanskrit. So the Vibhakti, now why has this come? This has come because of typography. This is just a writing convention that we write Ram, then a blank, and then Ne. And because English uses these white spaces to separate words, we have been brainwashed to think that these are also separate words in Hindi. In fact, it is not. In fact, if you go to Gita Press books, you look at Ramayana and Mahabharata, the word Ramne is written without a white space in between. Ravanko is written without a white space in between. So it's historically attested. This is what it is. And then the obvious question that comes when it's talking about Indian languages is translation, right? So if you say Ram Ne as one word, then it is much easier to translate it to Ramaha or other languages. And if you say Ravan Ko, then it's easier to catch it together and then translate it to Ravanam or whatever. So this is a very important point that we typically miss, but this is another thing about Indian languages. Coming to, maybe there are many other such important nuances. Just want to say one important thing. All of us are worried about that so many languages. How can we handle? Isn't English the solution? Or if not English, isn't Hindi the solution? Well, there are two ways to think of it. Hindi can be a solution. There's no point of it. There's no doubt about it. In the sense of when you're using it for official purposes, government purposes. But please do understand that India is rich in diversity and language is one of the diversities. We don't want to kill off the diversity of India by imposing one language. It's neither English nor Hindi nor Sanskrit even. So it can act, even Sanskrit, if you see the history of Prakrit and other languages, Sanskrit was just the link language in the sense that when you are going from one part of India to another, you need a common language to talk. That is Sanskrit. But you had your own versions of Prakrit. There's a Magadhi Prakrit, there are Maharashtrian Prakrit and all of this. That evolved into these languages later on. So it was always there that India always had multiple languages and that is part of the diversity, okay? And coming back to this translation. Now translation, the word translation, this what we understand by translation, it is a very foreign concept. Indians never believed in translation. Has anyone read Mahabharata here? The complete Mahabharata? Has anyone read Ramayana here? Have you read it in the original Sanskrit? No. You have read it some translation, right? What we call as translation of your own language. But do you know that there are so many differences there? Why are these differences? Is it because the translators were very bad? They did not understand Sanskrit and they said, I cannot understand, so let me interpolate my own thing. Lakshman Rekha, let me interpolate my own Lakshman Rekha. That is not there in the original Ramayana, but thoda ye kar dete hai. No. The concept of translation is not there in Indian languages. What is there is the concept of adaptation. So you read this Ramayana story, you want to present it according to your own culture, according to your own languages, so you adapt it. So you put in elements that fits your culture, your language, and that is how you present the story. That is why we have this more than 100 versions of Ramayana, more than 100 versions of Mahabharata. That's why in every Southeast Asia you go, you will find a new version. And you go to Indonesia, it's very, very famous in terms of this Ramayana, all of these things. You will see elements that is specific unless you know the Indonesian culture, etc. You will not understand it. The same thing, the same problem they faced, right? They cannot understand our Valmiki Ramayana in toto because there are certain cultural differences, certain language differences. So they adapted it. So this translation is a very foreign concept. And how does this translation came? This is also, not probably per se Indian language specific, but it's the Indian culture specific. The concept of language, these translations came from Bible, right? So Bible is one holy book. You cannot change any word of it. Therefore, when you want to use it for other languages, you cannot change any word of it.
You have to translate it word by word, verbatim. So that is a very foreign concept that has come, and now we also, of course, talk about translations, etc. Maybe I will stop here, let Nishit speak, and then I'll want some more interactions, maybe questions on this Indian language. Okay, maybe just one more thing. And these large language models we cannot ignore. I'm glad to say that finally people are realizing that we require this Gen AI, generative AI, this LLMs, GPT, whatever you call, which is India specific. And by India specific, of course, Indian language specific, but also India's culture specific, India's society specific. So there are efforts on that front. Yeah. तो यहाँ पे सबको हिंदी पता है, क्योंकि मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। आमतौर पे होता ही है कि जब लड़ाई शुरू होती है तब अंग्रेज़ी में आ जाता हूँ, लेकिन प्यार से जब बात करते हैं तब हिंदी से मैं शुरू करता हूँ। तो पहले प्यार की बात करेंगे, फिर लड़ाई की बात बाद में आएगी। तो यहाँ पे जैसे अर्नब ने बताना शुरू किया था आपको कि ट्रांसलेशन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारे यहाँ लोग काम कर रहे थे, अब AI तो सब गाना गाना शुरू कर चुके हैं पिछले 4-5 साल में, लेकिन जब ये शब्द किसी को पता नहीं था, तो उस टाइम पे जो लोग इस एरिया में काम करते थे, प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य करते थे, प्रोफेसर हरीश कार्णिक करते थे, अर्नब करते थे, तो इन सब लोगों के काम की वजह से वो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, वो लैंग्वेज पासिंग, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बन पाए, जिसकी बिना पे अब आप इस टाइप की चीज़ें देख सकते हैं। तो ये जो इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये कोई अंग्रेज़ी का लैंग्वेज नहीं कर रहा? ओह सॉरी, अच्छा हाँ हाँ, मुझे दिखाना पड़ेगा। हाँ, अब आप देख पाएंगे। बड़ा था तो दिल्ली में कौन से बस स्टेशन है, ये सब बस स्टेशन है। तो अंग्रेज़ी में सवाल पूछ रहे हैं और ट्रांसलेशन कर रहा है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उसको कहते हैं भाषिणी। ये भारत सरकार ने बनाया है और उसमें अर्नब का काम और ये सब जो दिग्गज जो पिछले 25-30 साल से मेहनत कर रहे थे, उन सब का काम उसमें सम्मिलित है। अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, सब भाषाओं के अक्रॉस अब ट्रांसलेशन बहुत ही पुख्ता हो चुका है और इसका श्रेय इन सब लोगों को जाता है। जिस टाइम पे इस सब चीज़ में कोई न पैसा था न शोहरत थी, ये लोग स्वांतः सुखाय ये काम करते रहे सालों सालों, दशकों। यहाँ पे BM शुक्ला जी बैठे हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है हिंदी के लिए इसमें। तो इन सब लोगों का ये जो मेहनत है, उसी से हम लोग इस मुकाम पे पहुँच सके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसका श्रेय सब इनको जाता है। अब लड़ाई की बात करते हैं। ये मैं आपको एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए, उसके बाद मैं इसको बीच में ही रोक दूंगा। अरे दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, सुनाई नहीं पड़ेगा। अच्छा यहीं तक आ जाता हूँ। के कुछ प्रश्न है बेटा। पापा कृषि साथी है? अच्छा दिखाई तो पड़ी रहा है। ये क्या है? ये आपका AI मित्र है जो आपके खेती की स्थिति समझकर उचित समाधान देगा। मैं मोबाइल में कैसे लिखूं? मुझे इतना तो नहीं आता। पापा आप इसे बोलकर भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए। अंगूर के पौधों में रोग और कीट नियंत्रण कैसे करें? अच्छा मैं बस रोक देता हूँ। ये जो इनका एप्लीकेशन है वो पूछ रहा है आपका अंगूर का बाग वर्तमान में किस अवस्था में है? प्रारंभिक छटाई, अंकुरण या अंकुर विकास? तो ठीक है, बहुत खुशी की बात है। तो लेकिन इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन तो हमें आता है,
लेकिन हिंदी से हिंदी का ट्रांसलेशन करना अभी बाकी है। तो अभी जो पिछले जो बोलने वाले थे, आमतौर पर जो दाढ़ी वाले लोग हैं वही ऐसी बातें करते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जिसके लिए ये राजभाषा प्रकोष्ठ बना हुआ है, तो उसमें एक, अब अंग्रेजी में बोलूँगा, एक इनसिक्योरिटी है कि नहीं, जब तक उसको संस्कृत की पंडिताई उसमें ना ठूसी जाए तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो संस्कृत है जो इसमें ठूस ठूस के भरी जाती है, तो ये जो हमारे जो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो कि एक बार बन गए तो बन गए, तो उसके बाद आगे तक वही चलते जाएंगे, उन सब में ये संस्कृत ठूस ठूस के भरी जा रही है। और वो इसलिए नहीं भरी जा रही है कि कोई सोच रहा है कि नहीं नहीं इसको ऐसे करना चाहिए। सबको लगता है कि अरे कहीं गलती से कहीं से उर्दू आ गई तो लोग क्या सोचेंगे, अरे ये बिरयानी भी खाता होगा, अरे फिर क्या हो जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल हवा है उसकी वजह से आप एक किसान से बात कर रहे हो, आप कह रहे हो आपके अंगूर के बाग के वर्तमान में क्या स्थिति है, अंकुरित हो रहा है कुछ, या कौन ऐसे बात करता है। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, पूरे भारतवर्ष में सब लोग पहले संस्कृत की पाठशाला में जाके पंडित बनेंगे और उसके बाद खेती करना शुरू करेंगे, उसके बाद जाके घास छीलेंगे। तो जो हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत है भाषा की, वो यही है कि 1950 में तय हुआ था कि भाई हिंदी ही चलेगी पूरे भारत में, अंग्रेज़ी 15 साल तक चलेगी, उसके बाद अंग्रेज़ी को हटा दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर तमिलनाडु से, फिर महाराष्ट्र से, फिर बंगाल से, फिर सब जगह से आपत्ति हुई कि नहीं भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। तो अब तब से अब तक हम लोग अंग्रेज़ी में काम करते हैं। हर जो टेक्निकल काम है, हर जो काम जिसमें कुछ मतलब बनता है कि हाँ भाई ऑथोरिटेटिव जो टेक्स्ट है, जितने हमारे बिल्स हैं, जितने हमारे ऑफिस ऑर्डर हैं, वो सब अंग्रेज़ी के होंगे। लेकिन हिंदी के आगे हम लोग अगरबत्ती जलाएंगे, हम हिंदी की पूजा करेंगे, वो हिंदी का पखवाड़ा कराएंगे हर साल 15 दिन के लिए कि नहीं नहीं हिंदी देवी के आगे हम लोग को आरती करना आवश्यक है। तो इससे जो चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है कि आपने हिंदी जो कि एक जीवित भाषा थी उसको लिया, उसको मारा, उसकी खाल में भूसा भरा और उसको आपने खड़ा कर दिया है, और अब उसके आगे सब लोग शत शत नमन करेंगे कि हाँ भाई हिंदी महान, हिंदी महान, सबसे वैज्ञानिक भाषा, कवर्ग चवर्ग सब कुछ। लेकिन जब दरअसल उसको इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, फिर सिर्फ यही दिखाया जाएगा कि अंकुरित कुछ हो रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं देखो तुम तो अर्बन एक्टर हो, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक मनोरंजक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक चीज़ सब आप लोगों को पता है कि चैट जीपीटी और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे अर्नब ने बताया, हम सब लोग प्रयोग करते हैं, बहुत ही जादुई लगता है। वो कैसे ऐसे जादुई बना? तो कहीं कुछ विशारद लोगों ने बैठ के सोचा कि अच्छा पूरी दुनिया की सारी जानकारी को हम लोग एक कंप्यूटर में डाल दें। फिर उन्होंने बैठ के लिखना शुरू किया कि सारी दुनिया की जानकारी उस कंप्यूटर में डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो सारी दुनिया की जितनी जानकारी थी वो पहले से ही इंटरनेट पे थी। वो किस भाषा में थी? इंग्लिश भाषा में थी। वो कैसे थी? किसने डाला उसको? कोई किसी को पैसा दिया गया कि नहीं आप अपना वेबसाइट पे डालो अपनी जानकारी। आप गीता का सार पढ़ रहे हैं, आप गीता का कमेंट्री पढ़ रहे हैं, आप उसको लिख के डाल दिए। आप रोमन एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उसको लिख के डाल दिए। तो जो इंटरनेट पे इतनी सारी जानकारी गई वो लोगों के आपस में विचार के आदान प्रदान से ही गई। न किसी सरकार ने कुछ बोला, न कोई प्रकोष्ठ बनाया गया कि हम लोग अब अपने लिए कुछ बनाने जा रहे हैं। वो सब रोज़मर्रा के लोग आपस में बात करते करते वही इंटरनेट पे बात होती गई। फिर अंत में ऐसा हुआ कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग उस सारी जानकारी को जो कि 20 साल 30 साल में लोगों ने इंटरनेट पे डाली, उस सबको हम लोग सम्मिलित करने सिस्टम में, अब वो सिस्टम हमें जानकारी दे सकता है। तो जो खूबसूरती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वो उसकी टेक्नोलॉजी में नहीं है, वो 20-30 साल के विचारों के आदान प्रदान में है, जो लोगों ने बिना किसी पैसे के, बिना किसी लोगों के प्रोत्साहन के आपस में स्वांतः सुखाए एक जगह पे रखा।
अब हम सोचें कि वही चीज़ अगर हिंदी में हो तो वो कैसे हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़। तो ये सब आप जाके देख सकते हैं। जो जितने भाषा के जितने स्पीकर्स हैं और अलग अलग भाषाओं के विकिपीडियाज हैं। खैर गायब हो गया, रुकिए मैं दिखाता हूँ। तो ये है अलग अलग भाषाओं की विकिपीडिया है। हाँ एक्सेलेंट, अब ठीक है। हाँ तो शुरू से देखते हैं इसको। पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये बेसिकली जो दुनिया की 25 सबसे अधिक जो भाषाएं बोले जाती है, तो उनका मैंने लिस्ट ले लिया। अब इन भाषाओं की जो विकिपीडिया है उसमें कितने आर्टिकल हैं। मैं विकिपीडिया पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि आप देखेंगे कि चैट जीपीटी में अधिकांश जो जानकारी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप मान सकते हैं कि 80-90% हिस्सा जो है वो विकिपीडिया, कि हर टॉपिक पे लोग बहुत मेहनत करके अलग अलग साइटेशन से रेफरेंस निकाल के सालों की तपस्या से एक पूरी बड़ी सी इंसाइक्लोपीडिया बनाए, जिसमें किसी एक इंसान को एक पैसा नहीं मिला। तो अलग अलग भाषाओं में लोगों ने अपनी अपनी विकिपीडिया बनाई है। और हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में कितना गतिविधि है इस मायने में। तो आप देखेंगे कि एक है स्पीकर्स, एक है आर्टिकल। आर्टिकल है विकिपीडिया के आर्टिकल कितने हैं अलग अलग विकिपीडिया में। इंग्लिश वाले में करीब 68 लाख हैं, हिंदी वाले में करीब 1 लाख हैं। और फिर आखिर में है आर्टिकल टू स्पीकर रेशियो, कि उस भाषा को बोलने वाले लोग, आम लोग, राजभाषा प्रकोष्ठ नहीं, आम लोग अपनी इच्छा से उस भाषा में इंटरनेट पे कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसके और भी बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, ट्विटर पे लोग हिंदी में बात करते हैं। तो ठीक है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन इससे हमें अनुमान मिलता है। तो वो रेशियो, जितना रेशियो अधिक है तो उस भाषा में आजकल की चीज़ों के लिए, दुनिया भर में जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करने के लिए उतना ही उत्साह है और उतना ही एनर्जी है। तो अब हम देखेंगे कि इसको मैं अब सॉर्ट करता हूँ आर्टिकल टू स्पीकर रेशियो से। तो अब आपको मैंने यहाँ पे हिब्रू को अलग से मिला के रख दिया, क्योंकि हिब्रू बहुत कम लोग बोलते हैं, ज्यूस बोलते हैं। तो हिब्रू को मैं जो 25 भाषा उसके ऊपर एक 26वीं भाषा में ला के रख दिया, क्योंकि मेरी अपेक्षा थी कि उसका रेशियो बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप देखिए पोलिश, इटालियन, जर्मन, जापानीज़, फ्रेंच, और फिर हमारी प्यारी भाषा कहाँ आती है? तो क्यों है ऐसा? क्या ऐसा है कि जो हिंदी भाषी है वो गधे हैं? नहीं। क्या ऐसा है कि हिंदी भाषी जो है उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है? हो सकता है, लेकिन देखिए स्वाहिली इसके ऊपर है। स्वाहिली तो कॉन्गो, नाइजर, तो अगर उतना इंटरनेट एक्सेस तो हमारे पास है, तो क्यों ऐसा है? इसका कारण यही है कि जिसको इंटरनेट प्रयोग करना आता है उसको अंग्रेजी आती है, वो अंग्रेजी में लिखता है। तो इंग्लिश में लिखते इंडिया से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है विकिपीडिया में, लेकिन हिंदी में नहीं होता है। अब आप हिंदी विकिपीडिया को खोल के देखें तो उसमें आपको एक और चीज़ दिखाई पड़ेगी। अब मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। हिंदी विकिपीडिया का एक फीचर्ड आर्टिकल है अभी, शिंजो आबे। तो उसमें ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाऊंगा। हाँ, तो ये देखिए, ये शिंजो आबे जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बायोग्राफी हिंदी में किसी ने लिखी है। उसका में कुछ लिखा है, वर्णीय
बृहदांत शोथ, ये क्या होता है? तो ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब इंटेस्टाइन में अल्सर। तो ये कौन सा धर्मात्मा है जिनको ये चीज़ समझ में आई कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को व्रणीय बृहदांत शोथ बोला जाता है? तो आप गूगल ट्रांसलेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस को डालेंगे तो आपको ये मिलता है। अब गूगल ट्रांसलेट में ये किसने डाला? हो सकता है अर्णव ने डाला हो सकता है ऐसे किसी और प्रकांड पंडित ने डाला हो। लेकिन पॉइंट ये है कि जो हम लोग हिंदी में विकिपीडिया बना रहे हैं वो एसेंशियली इंग्लिश वाले का गूगल ट्रांसलेट करके डाल रहे हैं। तो इसमें जो दिक्कत है वो यही है कि जो हमारी भाषा है, भाषा ऐसा नहीं है कि आप उसको पानी न दीजिए, आप उसकी खुदाई न करिए, आप उसको धूप न दीजिए तो भी वो उगती रहेगी। एक जो हमारे इतिहास में एक दुख भरा कहानी है वो यही है कि 800 साल से जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है वहाँ पे बहुत सारी मारकाट हुई, हमारी पूरी सभ्यता खंडित हो गई। आप ये सोचिए, हिंदी भाषा में प्लीज नामक कोई शब्द है? कैन यू प्लीज डू दिस के लिए हम क्या बोलते हैं? कृपया। कृपया मतलब प्लीज नहीं, कृपया मतलब बाय योर ग्रेस, कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं, आप महान हैं, आप मेरे ऊपर अपना हाथ रखिए। बाकी देशों में, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, जापान में, चाइना में, इवन अफ्रीका में, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, इस पे बहुत विषम चर्चा, इस पे बहुत विषम लड़ाइयाँ सदियों तक होती गई, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुई। और जब हुई, जिन भाषाओं में हुई, उन भाषाओं में वो शब्द बने जिनसे ये जो हकीकतें हैं उनके बारे में बात की जा सके। लेकिन हमारी भाषा में, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, हिंदी मेरी भाषा है, हमारी भाषा में ये शब्द नहीं आए और इसीलिए हम लोगों को ये सब करना पड़ता है। ये गूगल ट्रांसलेट, ये संस्कृताइज, ये सब चीज़ हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी भाषा है वो जो 1200 के समय जो थी, 1400 के समय जो थी, तुलसीदास जी के समय जो थी, उसके बाद से उसका दुनिया से वास्ता ख़त्म हो गया। ये एक बहुत दुख की बात है और इस चीज़ का दुख मुझे हमेशा रहता है। लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूशनल जो इम्पेरेटिव है, देखिए मैं अंग्रेजी पे आ गया क्योंकि हिंदी में वो शब्द है ही नहीं। बोले बोले जैसे अर्णव ने बोला, जो प्रश्न है कि भाषा और बोली के बीच में मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो मैं अर्णव से सहमत हूँ कि भाषा और बोली एक ही चीज़ है। जो बोलते हैं वही भाषा है। मुझे पता है कि जो मैं एक मिनट खाली, क्योंकि आप जैसे आपने कहा अंकुरण की बात है, अगर मैं उसी चीज़ को अगर भोजपुरी में बोलूँ, हरियाणवी में बोलूँ, राजस्थानी में बोलूँ, उसकी 25 शब्द होंगे। और क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति जो एक प्रोग्राम बना रहा है वो हर भाषा में उसमें डाल दे? नहीं डाल सकता है। तो उसने अपनी चॉइस ली और बनाया। और उसके बाद विकिपीडिया को ही एग्जाम्पल क्यों लेना है? विकिपीडिया तो हमारे यहाँ मुझे लगता है 80% लोग पढ़ते भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है व्हाट्सएप पे काम होता है। व्हाट्सएप की लैंग्वेज आप देखो ना, अगर आप सच में बिल्कुल उस ग्राउंड पे जाना चाहते हो तो विकिपीडिया को छोड़ोगे, ऐसे प्लेटफॉर्म को देखिए कि जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर आप केवल नंबर से जाना चाहते हैं तो ऐसा सिस्टम चूज करिए। ये देख लीजिए, हाँ, टॉप वेबसाइट्स बाय ट्रैफिक। उससे क्या मतलब है? अभी आपने बोला ना कि नहीं वो विकिपीडिया तो कोई देखता ही नहीं है। हाँ, नहीं, हिंदी के लिए विकिपीडिया कौन देख रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ ना। आप नंबर देखिए, 100 करोड़ 120 करोड़ लोग जो रोज इंटरनेट सर्च कर रहे हैं, उसमें कितने लोग विकिपीडिया देख रहे हैं? वो संख्या आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। मैं देख रहा हूँ, हाँ, बस मैं वो देख रहा हूँ। लेकिन मेरा देखिए, भाषा और बोली और विकिपीडिया, आई थिंक ये दो चीज़। देखिए जो मैं कह रहा हूँ वो हो सकता है कि आपको अप्रिय लगे और मुझे क्या मतलब है? तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों देख रहे हो, आप ये क्यों दिखा रहे हो,
ये प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे तो उसका क्या क्या तो बनता है? नहीं, जो मैं सोचूंगा वो नहीं, मैं दिखाऊंगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ I उसके think- I पीछे का think- कारण क्या है कि इस प्लेटफॉर्म को चूज किया, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप जब वो बताओगे कि हाँ आपने विकिपीडिया चूज किया, अगर आप बता दोगे कि हाँ इसलिए चूज किया, तो वो ज़्यादा आसान होगा ना मुझसे कनेक्ट करने के लिए। ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों चूज किया गया, उसका कारण मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो कारण है कि वो टॉप वेबसाइट है जिसमें सब लोग लिखते हैं। यूट्यूब में कोई लिखता नहीं है। यूट्यूब में जो भाषा का रोल है उसमें वीडियो का रोल अधिक है। जहाँ पे लोग भाषा लिखते हैं उसका जो सबसे बड़ा वेबसाइट है वो विकिपीडिया है, जहाँ पे बड़े टेक्स्ट लिखे जाते हैं। Yeah, so data, I think बिल्कुल, the point is data may not be captured, true, but that doesn't mean it doesn't exist. Wikipedia is probably a very easy data to get it. But I guess the question more was that why should Wikipedia be taken as a representative of language use? See, Wikipedia, you have to understand this, the computer thing, English has a large head start. Everything was in ASCII. Just to write in Hindi, it took decades before people could type in. So now to compare against English is not fair. Comparison against Hebrew is a very important point. And on that, Nishit, if you may allow me 2 minutes, I'll add, if you know the history of how Hebrew has been renovated, you will be surprised. We are talking about languages, we are talking about using English, etc. When Israel was formed, Hebrew language was dead. It was actually extinct. Then they employed some Pandits, and we all want to laugh at Pandits. So they employed some Pandits, then they revived the language, and then they mandated it that only Hebrew has to be used. And look at what they are. Now they are writing code, computer code in Hebrew. So the point is pride in your language. Correct? And that pride will come from accepting your culture. नहीं तो that's why Arnab, I specifically brought Hebrew. Yeah, exactly. क्योंकि Hebrew is not in the top 25 languages. I specially brought it, I colored it in blue. इसीलिए इस पॉइंट के लिए, क्योंकि जैसा अर्नब ने बोला, आप हिब्रू के बाई फोर्स एडॉप्टेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो कि बाई फोर्स उसको एडॉप्ट किया गया, और यहाँ हिंदी के बाई फोर्स पे आप नहीं कर रहे हो। ये तो नहीं हो सकता ना। आप ये कहो कि तरीका गलत है लेकिन रैंकिंग टॉप है, तो आप फिर एक्सेप्ट करो इसको कि भाई तरीका गलत हो फिर भी रैंकिंग टॉप हो जाए। तो दोनों चीज़ आप नहीं कह सकते। आप कहिए कि तरीका भी सही हो और उसके बाद भी रैंकिंग अच्छी हो, तब मैं मानूंगा। अब हिब्रू अभी आपने कहा कि पर्पसफुली उसको स्टेट ने फोर्स किया कि नहीं करो, और तब वो टॉप पे पहुंची। तो आप हिंदी के साथ ऐसा करोगे तो हिंदी भी पहुंच जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब। आप दोनों चीज़ नहीं कह सकते कि तरीका भी गलत है और टॉप पे भी पहुंचा दिया, तो इसका क्या मतलब है? फिर दोनों में डिफरेंस है ना। ये होना चाहिए कि तरीका भी सही हो और उसके बाद नेचुरल प्रोग्रेस हो। और जो आप कह रहे थे कि प्रयास होना चाहिए, लोगों ने किया है, वो बहुत सराहनीय है, आगे भी होते रहना चाहिए। लेकिन आप दोनों बात नहीं कह सकते कि बाई फोर्स भी ना हो और जो दूसरी टॉप पे पहुंच गई आप उससे कंपेयर भी कर रहे हो। कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें नेचुरल एडॉप्टेंस चाहिए, और जैसे बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। थैंक यू। अब मैं नहीं बोलूँगा, सॉरी। आपको अगर बुरा लगा हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू। तो जैसा मैं कह रहा था कि आपको जो दुख हो रहा है तो मैं उससे एम्पथाइज करता हूँ। जो अर्नब का पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। जो भाषा है वो अगर आपके देश की ऑफिशियल भाषा है, अगर आप कह रहे हो कि नहीं सब लोगों को वही बोलना है, तो जैसे हिब्रू ने दिखाया कि आप 50 साल में वो बना सकते हैं एक इकोसिस्टम। हमारे देश की जो दिक्कत है कि हिंदी पूरे देश की भाषा बनाने का हम लोग 70 साल से प्रयास किए हैं, और 1950 में जो संभावना थी अब उससे भी कहीं कम संभावना है कि पूरा देश हिंदी बोल सकता है। उस समय प्यार मोहब्बत से बात होती थी, उसके बाद दंगा फसाद हुआ, उसके बाद मारपीट हुई। अब तो हाल ये है कि 25 ऑफिशियल भाषाएं। आप किसी भी भाषा में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, आप किसी भी भाषा में अपना पढ़ाई करा सकते हो।
तो जो हमारी परिस्थिति है वो ये है कि ये सब भाषा जो का खेल है वो सियासत में फंस चुका है। लेकिन जो भाषा को दरअसल चाहिए कि उससे लोग इस्तेमाल करें, भाषा इस्तेमाल करने की चीज़ है, वो पूजा करने की चीज़ नहीं है कि नहीं भाई ये हमारी महान भाषा, इसका हम साष्टांग प्रणाम और हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं। वो अगर आप करते हैं तो ठीक है, फिर वो राजभाषा प्रकोष्ठ हम लोग चलाते रहेंगे और नमन करते रहेंगे, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। नहीं, इफ़ यू अलाउ मी, सो आई थिंक जो निशीत कहने की कोशिश कर रहे हैं और आई थिंक संतोष या अर्नब हम लोग जो बात कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि ये अच्छा लग रहा है देखने में कि इन बातों पर चर्चा हो रही है। दूसरी चीज़ जो निशीत की बात है, आई थिंक संतोष को भी मैं यही कन्वे करना, जो बात हो रही है वो ये है कि हमारी भाषा को दिव्यता की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आम बोलचाल में स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं वापस आता हूँ कि राजभाषा प्रकोष्ठ भी सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि हम ये 14-15 दिन तो चलिए छोड़ दीजिए, मगर हम सभी हिंदी का या फिर अन्य भारतीय भाषाओं का स्वाभाविक रूप से, और जैसा कि आपने दिखाया, इंटरनेट पर भी इस्तेमाल करें। जो समस्या मुझे दिखाई पड़ी, थोड़ी बहुत जो समझ में आई आपके डेटा से, वो ये थी कि स्वाभाविक रूप से जो नॉर्मल, देखिए विकिपीडिया ऑब्वियसली इट इज़ अ टेलर डेटा, मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह को कंपाइल करके कॉर्पस बनाने की कोशिश करी, बट वो सारा एक तरह से फिल्टर्ड लैंग्वेज है। दैट इज़, जैसा कि हमने कहा कि वो ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो हम रोज़मर्रा में आपस में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि भारतीय भाषाओं में अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना है और भारतीय भाषाओं को अंग्रेज़ी या फिर हिब्रू और मैं कहूँगा स्वाहिली के समकक्ष या उनसे ऊपर लाना है, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय भाषाओं में टेक्नोलॉजी का निर्माण करें। उसके थोड़ा पहले आपस में इस्तेमाल करें, उसके थोड़ा पहले जब हम फेसबुक पर जाके लंबी लंबी पोस्टें डालते हैं तो सरल हिंदी आम बोलचाल की भाषा में, देखिए जो राजनयिक हिंदी है, जो मैं राजभाषा प्रकोष्ठ से जो ऑफिस ऑर्डर हमारे निकलते हैं, हिंदी ऑफिसर विजय पांडे जी बैठे हैं, वो भाषा और जो भाषा मैं और आप आपस में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। और इस अंतर को जब तक कम नहीं किया जाएगा तब तक हिंदी की स्वीकृति भी नहीं बनेगी, और जब तक हिंदी की स्वाभाविक स्वीकृति नहीं बनेगी तब तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट संभव नहीं है। और भाषा, डायलेक्ट की बात संतोष कह रहे थे, भाषा, डायलेक्ट, ये सभी चीज़ों में स्वाभाविक रूप से मज़ेदार बात यह है कि इंडिया में इतनी अच्छी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हम एक एक डायलेक्ट में उससे ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जितना एक एक पूरे देश की भाषा में है। तो जो आई थिंक हमारा एक मैसेज है कि भारतीय भाषाओं में हमें काम करना पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से उनको अपने आचरण और इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, तभी आगे की राह है। और आई थिंक शायद आप ये कह रहे हैं, अब आप प्लीज़ बोलें। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन इस काम में सदियाँ लगेंगी, इस काम में सदियाँ लगेंगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन ये काम आवश्यक है और ये काम कोई एक संस्था बैठ के नहीं कर सकती है, ये सब करेंगे। हिंदी में फॉन्ट कायदे के बनेंगे तो लोग हिंदी में लिखना स्वाभाविक, हिंदी का कीबोर्ड बनेगा तो हिंदी से स्वाभाविक होके लिखेंगे, ये होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मिशन मोड 20 साल में ख़त्म। हमारा वोकैबलरी नया बनना पड़ेगा, जो हमारा पॉलिटिक्स है उससे हमारे वोकैबलरी को कनेक्ट करना पड़ेगा, नए नए साहित्य उद्यान भी ढूंढने पड़ेंगे, और उसके बाद हमारी भाषा हमारी वापस हमको मिलेगी। अभी नहीं है और इस चीज़ का मुझे दुख है। Right. Yeah, so just one point. I mean, I'll take the questions. Just one second. I think this point about Kripaya versus please, I just want to clarify this. Please is not Indian. Kripaya is more Indian, and Kripaya comes is directly from the Sanskrit. If you know Sanskrit, it's from the Kripa word. So that is more natural to us to use Kripaya. That is because of cultural context. We always want to request somebody to do it. We are not about right or forcing, etc. Just one more example. If you want to translate this English example, I have a book. Can any one of you translate it into Hindi? Exactly. I have a book. मेरे पास किताब है, तो वहाँ पे कर्ता कौन बन जाता है? नहीं, मेरे पास किताब है, किताब कर्ता बन जाता है, right? So book becomes subject in India, in Indian languages, and in English it is I, the aham.
has got no English, no Indian equivalent. Wait, this is exactly what I mean. So this is about culture. So you just cannot think of translating things. Exactly. We have no property rights का concept हमारे यहाँ नहीं था. अनुवाद नहीं कर सकते हैं. क्योंकि वो Precisely. So that is why also this, he touched about this Hindi being overladen with Sanskrit. I felt it's the other way around. I read a Hindi textbook of class 6, I cannot understand anything. Somebody translates those words to Sanskrit, I can understand everything. The Sanskrit vocabulary is common with Hindi, 80%, 90%. Even with Tamil, we always want to take this bipolarity, right? Sanskrit versus Tamil. Even there, the vocabulary is much more common. So if you use Indian words, not Zinda, but Jivita, all of us will understand. Zinda, we may not understand. We may now, but that's the point. Anyway, I think now questions, yeah. बोलिए. No, Bengali, let me be politically incorrect here. Bengali has the problem of Bangladesh. So, and the Bangladesh, because of their politics, they are infusing lots of non-Indian words into Bangla. Okay, so again, Bangla, now you will find all of these words. But the Bangla, per se, if you take out those particular nouns and pronouns, etc., then it's mostly uniform. So what we say is what we write also. Bengali has, but the newspaper language in general, in no language, even in English, the newspaper language is not representative of the language. So we build these techniques we are talking about, this large language model is very important. If we just scrape Hindi newspaper data and try to build a language model, that is not a Hindi language model. That doesn't have Hindi, yeah. I don't think he's saying that. नहीं तो मैडम मैं कह रहा हूँ कि किसी भी भाषा को प्रमोट करना इम्पोज करना ये सब मैं उससे सहमत नहीं हूँ. हमारे किसी भी देश में एक भाषा तो होनी पड़ेगी और हमारे देश में बाय डिफ़ॉल्ट वो भाषा अंग्रेज़ी है. जो बच्चे आपके उड़ीसा के पढ़ के बंगाल में नौकरी ढूंढने जाएंगे तो भाषा तो कॉमन होनी पड़ेगी. अन्यथा आप कह रहे कि नहीं, उड़ीसा के बच्चे उड़ीसा में ही नौकरी करेंगे, कन्नड़ी का बच्चे कर्नाटका में ही नौकरी करेंगे. अगर पूरे देश में लोगों को जाके नौकरी ढूंढनी है, दुनिया में बाहर जाके नौकरी ढूंढनी है, तो एक भाषा तो होनी पड़ेगी. वो भाषा अंग्रेज़ी है. अब चाहे उसके लिए हम लोग रो लें, चाहे हम लोग गा लें, वो है बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन भाषा अंग्रेज़ी है. हिंदी मेरी भाषा है, मेरी मातृभाषा है, और उसका कंकाल लेके जब लोग दिखाते हैं अरे हिंदी महान मिन महान और हिंदी का प्रचार करो, तो मुझे दुख होता है. क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी का प्रचार, जैसे अर्क बोल रहा है, हमारी जो हम बात करेंगे उसको हम लोग फेसबुक पे डालेंगे, उसको हम लोग व्हाट्सएप पे डालेंगे, विवाद होगा, उससे वो भाषा बढ़ेगी. और ये दशकों का नहीं, ये सदियों की बात है. मैं चाहता हूँ कि वो भाषा, जैसे बंगाल में बंगला, जैसे तमिलनाडु में तमिल, वो जीवंत भाषाएं हैं. क्योंकि जो बंगाल की पॉलिटिक्स थी, जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स थी, तो उसमें मुगल टाइम में और अंग्रेज़ी टाइम में उतना असर नहीं पड़ा जितना यहाँ इस एरिया में पड़ा, अवध में. तो वो कल्चर अभी तक जीवंत है, उनकी भाषा अभी तक जीवंत है. मुझे देख के ईर्ष्या होती है कि अरे ऐसा है. मैं चाहता हूँ कि मेरी भाषा भी वापस जीवंत हो सके. दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट. राइट. सो अर्नब एक क्वेश्चन आप दोनों से है. तो जैसे हम जब बोलते हैं कि हमारी भाषा का विकास हो और आम बोलचाल की भाषा हम टेक्नोलॉजी में और सब जगह यूज़ करें, तो इसमें एक समस्या जो मुझे दिखाई देती है, जैसे कि अर्नब ने कहा कि बांग्लादेश में दे आर एडिंग अ लॉट ऑफ नॉन इंडियन वर्ड्स टू बांग्ला. नाउ द थिंग इज़ कि अगर हम आम बोलचाल की भाषा को
इंटरनेट पे और तमाम जगह इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसकी प्योरिटी को लेकर के इतने रिजिड हो सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हम भाषा की प्योरिटी को, जैसे शुरू में निशित भी कह रहे थे, और मैं लैंग्वेज पर थोड़ा बहुत वर्ड रिकॉग्निशन पर काम करता हूँ, तो जब कॉर्पस वगैरह हम देखते हैं, अगर मैं अपने कॉर्पस को सिर्फ हिंदी का रखूँ, उर्दू निकाल दूं, उसमें से थोड़ी मराठी निकाल दूं, अंग्रेजी निकाल दूं, तो उसमें जो बच जाता है वो आम बोलचाल की भाषा का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर मैं उसमें ये सब मिलाऊं तो वो एक्चुअली आम बोलचाल की भाषा का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हाउ डज दिस एक्ट एज अ प्रॉब्लम, और हाउ डू वी गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम? बिकॉज अगर हमें लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप करने हैं हिंदी में, तो शुड वी कंटिन्यू विद दैट प्योरिटी, और शुड वी इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग एंड वर्क विद व्हाट वी हैव? First and I'll take it later. नहीं, तो जो तुमने बोला, दिस इज एग्जैक्टली द इश्यू. इट्स नॉट इश्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ इश्यू ऑफ पॉलिटिक्स. अगर हम कहेंगे कि नहीं, शुद्धता हमारी कसौटी है, हिंदी हमारी मातृभाषा, और एक्चुअली अरब कहते हैं वो इंडियन है, संस्कृत तो इंडिया में भी बाहर से आई थी, unless you believe in the. I don't agree with that That's at all. a much longer discussion. I don't agree with that at all. Sure, I mean, I have sure. to stop. Sorry, I had to intervene. This is So Proto-Indo-Iranian जो भाषा है, no. तो उसको हटा के, जैसे कि उर्दू यहीं की भाषा है. उर्दू तो इंडिया में बनी है ना. उर्दू इंडिया के बाहर तो कहीं तो बनी नहीं है. Urdu is an Indian language. इट इज़ एन इंडियन लैंग्वेज, है ना. तो जो वहाँ पे बांग्लादेश में कर रहे हैं, वो इंडियन लैंग्वेज को ही तो मिला रहे हैं उसमें. तो यू कांट से कि वो आउटसाइड इंडियन है. तो दिस इज द पॉलिटिक्स, द हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग, द संस्कृत वर्सेस इंग्लिश पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग. ये तो 50 साल से हो रही है. एंड आई डोंट थिंक कि कोई एक इंसान यहाँ पे बोल पाएगा या कहीं भी बोल पाएगा कि नहीं यही होना है. वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज अपना करते रहेंगे जो उनको करना है. भाषा तो आम आदमी बनाता है, और वो बनेगा. कैसे बनेगा वो मुझे पता नहीं. मैं उत्सुक हूँ देखने को कि वो कैसे बनेगा, लेकिन कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि भाषा ये जो यंग लोग हैं वही लोग बनाएंगे. इनके बच्चे बनाएंगे, उनके बच्चे बनाएंगे. कोई बैठ के ऊपर से बोल नहीं सकता है कि नहीं भाई बस पंडित ने बोल दिया बस यही होगा. वो भाषा नहीं होती. Right. So first thing is that Sanskrit is an out and out Indian language. There is nothing that has come from outside. Number one point. I don't want to go into debate on this, but that's a separate debate. Number 2 point, I just come back to what is it? This Oriya, Bangla, all of us have faced this problem that when you go out of your state, you have to adapt a language. Now you look at the Constituent Assembly debates. English was adopted as a temporary language. He mentioned it. And like anything temporary in this country, you require a political will to get it out of it. And there's obvious reference to what I'm saying. So nobody took that pain. And it was very obvious when India got its independence in 1947, the percentage of people who could talk English was 1%. The percentage of people who could speak Sanskrit was more than that. Please do mark my words. Therefore, it was an obvious choice that Sanskrit will be taken up as the link language and not English. It was not done due to political reasons. And the same political reasons is now being played. Why people just say, oh, Sanskrit, no. This is just a political reaction to Sanskrit, right? I'm telling you, we have done this. There's a book coming up on this. The similarity of Indian languages, including the so-called Dravidian family. Again, this Dravidian versus Indo-European is another big debate. The so-called Dravidian languages, they have much more structural similarity with Sanskrit than what you think. The subject, object, verb, and many other things. The way these agglutinations, this vibhakti, pratyay, the verb tenses, the mood aspects come in. So adapting Sanskrit would not have been a problem if there was a will. So this question of whether to impose Hindi, this question could have been nipped in the bud, because nobody would have been imposing Sanskrit, right? Sanskrit was, as I call it, it's a grandmother language, right? It's nobody's mother language, except some few people. So nobody fights with their grandmothers. They can fight with their parents. Arnab, Yeah. I agree, and let us accept कि ठीक है, Sanskrit should have been adopted. Yeah. Now that boat has sailed. So where do we go from here? So there are two things to it. There is two versions of Hindi that can be promoted. Of course, then it is
falling back on what I originally said. One is the official Hindi, the other is the conversant Hindi, right? The official Hindi is for official purposes. You only require official words and official translations and official things, right? Which are much more easier to handle than the entire Hindi spectrum. Hindi, that way, what is being now neglected is the Hindi literature. Nobody reads Hindi literature. So if you delink this, then Arnab, the Hindi literature can stand on its own. Yeah. अर्नब, यहाँ पे कानपुर में बैठ के आप अभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, संस्कृत में नहीं बोल रहे हैं. मैं बोल सकता हूँ. That both I failed. can say it. तो यहाँ पे रहते हुए 2008 से अब तक हिंदी में नहीं आपने बोलना शुरू किया. इंग्लिश आपको बेहतर लगी. वो इसलिए था क्योंकि इंग्लिश व्यवहार की भाषा है. जो शब्द, जो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में है वो हिंदी में नहीं है और संस्कृत में तो बिल्कुल भी नहीं है. No, तो I don't अब उस agree. संस्कृत में हमें उन कॉन्सेप्ट को बनाना पड़ेगा. हिंदी में हमें उन कॉन्सेप्ट को बनाना पड़ेगा. और वो एक दिन का, वो 2 दिन का काम नहीं है. वो बहुत लंबी कहानी है और मैं चाहता हूँ कि वो बने. इसमें हम और आप सहमत हैं कि मैं नहीं चाहता कि अंग्रेज़ी हमारी भाषा हो. मैं चाहता हूँ कि एक भाषा जो हमारी अपनी है वो हमारी अपनी भाषा हो, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा क्योंकि वो भाषा विक्षिप्त हो चुकी है. No, see, for languages, you have to give it time. So, you can start it. That's the only point, yeah. सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है ये बहस अगर चलेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बिंदु, और कभी कभी होता भी है कि विषय इतना वृहद होता है कि विषय से ज़रा सा भी इधर उधर होते हैं तो लगता है कि मिसलीड कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं. खैर वो अलग बात है. कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, कुछ नया सीखने को मिला. और एक जो बात है कि भाषा किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती. भाषा सहज और स्वाभाविक रूप से आती है. मैं जिस स्तर की हिंदी बोलता हूँ, मैं यहाँ IIT कैंपस में देखता हूँ कि लोग मुझे ही हिंदी का भूत मान लेते हैं. तो है, मतलब मेरी भाषा सामान्य लोगों से थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी मैं टिपिकल हिंदी बोलता हूँ. लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जब उन्नाव में होता हूँ या कानपुर में अपनों के बीच में होता हूँ तो मैं वो ठेठ कनपुरिया वाली या ठेठ उन्नाव वाली बैसवारी नहीं बोल पाता. मैं वो भी बोल लेता हूँ. तो भाषा, और फिर भाषा के जो वो एक कहावत है ना अपने यहाँ की, कोस कोस पर बदले बानी, 3 कोस पर पानी. तो आप एक सामान्य हिंदी की बात करें, अवधि, इसी क्षेत्र में देख लीजिए, चारों तरफ घूम लीजिए. अवधि अलग है, लखीमपुर वाली अलग है, पश्चिमी कन्नौजी अलग है, हम बैसवारे वाले बैसवारी अलग बोलते हैं. बैसवारी में भी 2 हिस्से हैं. बीघापुर के लेकर के रायबरेली वाला हिस्सा वो थोड़ा अलग पुट में बोलता है, और बीघापुर से लेकर के इधर हरदोई की तरफ वाला हिस्सा बांगरमऊ तक अलग बोलता है. हम कहेंगे अइबे, बांगरमऊ वाले के आगे आप चलेंगे तो कहेंगे अइबो. तो वो अंतर है थोड़ा सा. लखीमपुर जाएंगे तो अइबा हो जाएगा. तो वो थोड़ा सा चीज़ें हैं. खैर आइए, मैं निवेदन करता हूँ अर्क सर आ जाएं. प्रोफेसर निशीत श्रीवास्तव जी को सम्मानित करें. अर्क सर, ये निशीत सर का ये वाला है. निशीत सर कई सारे सेशंस हमारे साथ कर चुके हैं, तो मुझे लगता है सर को अब इन दोनों की जानकारी हो गई है कि इनमें क्या है. नहीं, मैं अपने सारे गेस्ट को बता देता हूं कि ये वाला गिफ्ट विशेष है. ये प्लांटेबल्स की तरफ से, तो इसकी विशेषता बताना जरूरी है. प्रोफेसर अर्नब भट्टाचार्य जी. चर्चा अच्छी थी, कई सारे निष्कर्ष अच्छे निकले, कई सारी बातें अच्छी निकल गई. एक बार जोरदार तालियां आप दोनों लोगों के लिए. हाँ, ये ऐसे सेशन है जिसमें डिबेट, और एक बड़ी बात आप लोगों के लिए भी थैंक यू कि आप लोगों ने संवाद को जीवंत रखा. सवाल उधर से भी आए, वरना मामला इतना ज्यादा ऊपर हो जाता है कि उधर वाला हिम्मत ही नहीं करता है क्या बोला जाए. ये भी एक बड़ी अच्छी बात रही. मराठी है वो लगभग हिंदी जैसी लगती है जी. 2 बजे से कवि सम्मेलन OAT में है. टाइमिंग 1:30 बजे लिखी है, लेकिन 2 बजे शुरू हो जाएगा. तो इसके बाद आप लोग OAT में मिलेंगे. वहीं से वो हमारा आज के दिन का आखिरी कार्यक्रम है, वहीं से समापन होगा.